हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। संविधान के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन अभी बात होगी चीटिंग के बारे में। हमने आईपीसी के बाद जब बीएनएस लेके आए तो सेक्शंस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन आज चीटिंग को लेकर इट इज अ ए टू जी पॉडकास्ट जिसमें हम चीटिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनके सेक्शंस पे जाएंगे, बहुत सारे केसेस हाल फिलहाल में जो हमने देखे हैं उसके बारे में भी बात होगी। टुडे वी हैव एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा हियर इन द स्टूडियो, जो आपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हुए देखे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे गेस्ट में एक बड़ी खास बात यह है कि बड़ी मुखरता से बोलता है। एक लॉयर जिस तरीके से बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक साइड, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि एडवोकेट जो होते हैं बहुत हैवी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके से बताते हैं कि आपको लेक्चर मिल रहा हो, लेकिन हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि वो बहुत एक टीचर की तरह आपको समझाएंगे। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड पॉडकास्ट और आई थिंक कि आपको बहुत क्लैरिटी से इस पॉडकास्ट में समझ में आएगा कि चीटिंग क्या होती है, चीटिंग के अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है और आपको जो जरूर जानना भी चाहिए। एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा हूँ। सभी जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, हाँ वो इतना प्यार देते हैं कि अच्छा लगता है बार बार पॉडकास्ट लाने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ। क्योंकि अपने देश में देखो, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जितने भी कोई नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, किसी के साथ कोई भी केस मुकदमा हुआ है या उसके परिवार के साथ कुछ भी हुआ है, तो जो ये वीडियोस आती है ना पॉडकास्ट पर, क्योंकि मैं जितनी वीडियो लेकर आता हूँ वो एजुकेशन पर्पज के लेकर आता हूँ, ताकि मैं आपको एजुकेटेड बना सकूं, बता सकूं देश का कानून क्या है। आप जो किताबें पढ़ रहे हो ना, मैंने भी ऐसा देखा है कि जब हम किताब पढ़ा करते थे अपनी 10th तक 12th तक, हमने जो पढ़ा वो जिंदगी में इतना काम नहीं आया, बट ये लीगल एजुकेशन इतनी काम जिंदगी में आपकी आएगी कि आपको ऐसी जगह से निकाल कर लाएगी जहां पर कि आपके दोस्त छोड़ो, आपके सगे संबंधी घुसने से डरेंगे। तो बेटर है आप खुद ही निकल जाओ। और सबसे स्पेशल बात जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखी, वो लोग यही कहते हैं कि हमें नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम लॉयर अगर नहीं भी बनना चाहते थे, लेकिन अब बन गए। लेकिन आज बात हम करते हैं चीटिंग के बारे में। चीटिंग एग्जैक्टली क्या होती है? एज अ लॉयर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या चीटिंग? देखो, मैं ना एक बात बोलूंगा, पहले तो आज ये पूरा पॉडकास्ट हम चीटिंग एंड फॉर्जरी, एग्जैक्टली डिटेल में सिर्फ चीटिंग और फॉर्जरी पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि चीटिंग फॉर्जरी देखने में बड़ा ही इजी या फिर कुछ ही सेक्शंस का लगता है, बट ऐसा है नहीं। चीटिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। चीटिंग में बहुत कुछ आता है। अब बहुत कुछ कैसे आता है? नॉर्मल चीटिंग फॉर्जरी, मान लीजिए कि साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, पैसा अकाउंट से उड़ गया। मान लीजिए कि आपने मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं जिसे कुछ लोगों की डेथ हो गई, पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को निकालने के लिए भी फॉर्जरी की जाती है, फेक साइन हो जाते हैं, फेक फोटोज लग जाती हैं। जमीन हड़पनी है, फेक डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए, किसी ने फर्जी नोट ही छाप दी, फर्जी करेंसी छाप दी। तो ये डिपेंड करता है किसके पास केस गया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है लोकल पुलिस कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रही है, या फिर हो सकता है ईओडब्ल्यू कर रहा हो। ईओडब्ल्यू का पिक्चर में आएगा जब आपका मामला काफी बड़ा हो, करोड़ में मामला आ जाए और मल्टीपल कंप्लेनेंट्स हो जाए, और अगर यही मामला ईडी के पास चला गया तो केस और ज्यादा बदल गया। तो चीटिंग और फॉर्जरी छोटा सब्जेक्ट नहीं है, डिटेल में लोगों को जानने की जरूरत है। अगर आपका केस डिपेंड कर सकता है कि आपका केस क्या है। ये भी तो हो सकता है किसी इंसान से पैसे का लेन देन था, सिविल नेचर का ऑफेंस था, बना दिया क्रिमिनल। आप अगर 316 बीएनएस का सेक्शन पढ़ते हो तो डिटेल में सिर्फ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। तो आप सिर्फ 420 में इस चीटिंग खत्म कैसे कर सकते हो? सिर्फ 467 में इस फॉर्जरी को खत्म कैसे कर सकते हो? मैं सबको एक बार पहले समझा दूं। देखो, आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी का पार्ट बना बीएनएस। तो जब मैं बोलता हूं सेक्शंस ना, तो अगर जो लोग जानते वो समझ जाएंगे। अभी मैंने बोला 420 ये चीटिंग है, पर वो नए सेक्शन में 318 बन गया। 318 का सब सेक्शन 420 है। अभी मैंने बोला 467 वो फॉर्जरी है, फॉर्जरी का नया सेक्शन 338 बन गया। तो आप ना बेटर है कि मेरे मतलब को समझना, चीटिंग क्या है, फॉर्जरी क्या है। सेक्शंस भी हालांकि बनाई कोशिश करूंगा बताने की मैं आपको, पर कितना आपसे केस से लिंक होगा वो अब देखते हैं सवालों के अंदर क्या क्या आप सवाल मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपने ये तो बता दिया कि चीटिंग होती क्या है। अगर लेमन लैंग्वेज में तो हमने समझ ली, एज अ लॉयर मतलब चीटिंग में कितने टाइप होते हैं, हमने कई बार सुना है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? देखो, बहुत कुछ है, मैंने बताया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। चीटिंग क्या है? चीटिंग में दो ही वर्ड आते हैं, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। दो ही शब्द आते हैं। ये दो चीज जहां पर हिट कर जाती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग अपने आप को फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी किसी भी एक ऑफिसर रैंक बनाकर घूम रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने क्या बताया आपको, 316 जो बीएनएस का सेक्शन है, ये बड़ा डिटेल है।
अब 316 तो एक सेक्शन है, यहां पर 5 बातें डाल दी गई, 5 सेक्शन है इसके अंदर। पहले ही अलग अलग थे। पहले इसको थोड़ा समझाता हूं पहले मैं आपको। अगर कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ नई आइडेंटिटी लोगों को दिखा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसने कोई ना कोई अपने लिए कार्ड बनाया होगा, एक कार्ड दिखाता होगा ना कि मैं इस महकमे में हूं, मैं इस चीज में हूं। एक रियल केस आपको बताता हूं, मैंने केस फाइट किया था। उस केस में क्या था कि वो लोग अपने आप को एसीबी दिखाया करता था, कोई अपना आईएएस ऑफिसर दिखाया करता था, कोई इंस्पेक्टर दिखाया करता था, बाकायदा उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था। ठीक है। बाद में जब रेड पड़ी वहां पर तो पता चला सब लोग ही फर्जीवाड़ा सब कुछ सिस्टम चल रहा था। उनके पास से बहुत कुछ चीजें मिली। ठीक, अब बहुत कुछ चीजें मिली तो अल्टीमेटली जो ये मामला बना वो चीटिंग और फॉर्जरी का बना। ठीक है, उसे लिंक आप किसी से भी कर दो पर वो लिंक होगा नहीं। ऐसे केस चीटिंग और फॉर्जरी बना। आप नॉर्मल शब्दों में कुछ समझो, मैं 4-5 सेक्शन समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जब भी किसी में चीटिंग फॉर्जरी केस लगेगा ना तो आईपीसी के सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120 बी, इन 5 सेक्शन को पकड़ लो आप चीटिंग को समझ जाओगे। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, 420, 467, 468, 471, 120 बी। अब ये है क्या चीज वो भी समझिए। 420 ही चीटिंग कर रहा है एक आदमी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ भी डिसऑनेस्ट तरीके से आपसे कुछ पैसे की ठगी वगी कर रहा है, चीटिंग हो गई। ठीक, चीटिंग 420, इसका बीएनएस का सेक्शन है 318 सबसेक्शन 4, ये है 420। अब उसने कुछ फॉर्स डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। क्या दिखाता है वो अपने आप को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं बंदा हूं, जैसे हमारे पास एक केस है रोज एवेन्यू में, उसमें क्या था वो अपने आप को ना एक काफी बड़ा अफसर दिखाया करता था और नोटिस उसने उसको भेज दिया और नोटिस डर गया सामने वाला कि भाई मेरे पास सीबीआई से नोटिस कैसे आ गया। तो नोटिस आने के बाद पैसे की डिमांड की गई और डिमांड में सप्लाई भी आ गई। सप्लाई कैसे आ रही? कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है वहां पर। एंटी करप्शन ने नहीं, बट वहां पर रेड किसने मारी? सीबीआई ने खुद ने रेड मार दी, तो बंदा वो पकड़ लिया। ठीक, एक आइडेंटिटी उसने एक आईडी बनाई होगी ना उसने, ये 467 है। ठीक है, 338 बीएनएस का सेक्शन। जब आप कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो यहां पर आपका 467 लगता है, जिसके अंदर अब सजा के प्रावधान भी साथ साथ बोलना शुरू करता हूं, कहीं पे भूल जाऊं तो आप मुझे रोक लेना ताकि मैं डिटेल में बता सकूं। कुछ चीजें रह सकती है जल्दबाजी में, ऐसा हो सकता है। 420 में 7 साल तक की सजा है। ठीक है, 467 में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। 468 क्या है? जबकि एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का लेन देन नहीं हो रहा है बट ऑनलाइन बंदे ने छेड़छाड़ की है, चीटिंग की है, मतलब फॉर्जरी की है, उसमें 468 लगेगा, जो कि नए सेक्शन में 338 सबसेक्शन 3। इसमें जो सजा है वो 7 साल तक की सजा है। अब आती है बात, 2 सेक्शन रह गए यहाँ पे, 471 जिसको यहाँ पे 340 बोलते हैं बीएनएस के सेक्शन में, एक 120 बी जिसको 61 का 2 बोलते हैं। ये 120 भी क्या है? ये प्लानिंग है। 120 भी षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके किसी को ठगा जा रहा है। ये क्यों सेक्शन ऐड होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं ना तो ये 120 भी लग जाता है, एक सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 जो बोल रहा हूं। 340 जो है ना, जो 471, देखो हम सेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोगों को बाउंसर लग सकती है, पर लेना पड़े हो सकता है, पर जो कानून की नॉलेज थोड़ी सी भी रखते हैं, मैंने क्या बोला, चीटिंग फॉर्जरी को डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। तो इसकी खुद की कुछ सजा नहीं है 471 की या फिर 340 की। ये बोलता है किसी इंसान ने कोई अपराध किया और उसके अंदर कोई कन्विक्शन मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सजा इसमें भी दे देंगे। तो इस तरह से 120 की बी की तरह 120 में भी कोई अपनी सजा नहीं होती है। तो चीटिंग और फॉर्जरी, चीटिंग आया, फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्जरी भी कर दिया, तो चीटिंग और फॉर्जरी के दोनों के सेक्शन एक साथ लगा देते हैं। अब यहीं से इमर्ज हो जाता है क्या? एक तो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है कि मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े लेवल पे 111 सेक्शन बोलता है बीएनएस का। एक पेटी क्राइम्स की बात करता है वो 112 सेक्शन होता है। तो इसमें भी डिटेल में आगे बात करेंगे एज पर योर क्वेश्चंस। पर यहां पर क्या होता है, इसलिए बनाया गया, पहले नहीं था देश के कानून में, पहले ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे, पर पहले अलग से प्रोविजंस थे। अभी प्रोविजन ये बोलता है अगर कोई भी आपने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो 111 या 112 में आपको हम डाल देंगे। ठीक है, आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, कई बार हमने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, वो फेक पुलिस ऑफिसर्स बन के वो जो वीडियो कॉल पे आते हैं और बताते हैं कि आपके लड़के ने रेप कर लिया, आपके लड़के ने फलाना कर लिया। तो इन लोगों के साथ क्या क्या होता है? पहली बात तो इन्होंने आईटी एक्ट का क्लियरली वायलेशन कर दिया। आईटी एक्ट का मतलब होता है 66D, आप देखोगे अक्सर। ठीक है, उसमें 3 साल तक की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना, इस तरह के प्रोविजंस लिखे हुए। ठीक, अब इसमें हाउस अरेस्ट आता है। ज्यादातर जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना, ये हाउस अरेस्ट में ज्यादा आता है। एक पुलिस वाले ने बोला कि मतलब वो बंदा आया वीडियो कॉल पे, उसने बोला कि मैं आपको हाउस अरेस्ट करता हूं, आपने ये अपराध किया है और ऐसे ऐसे इसकी चलेगी, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ हमसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हाउस अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को जल्दी से बेल ना दी जाए। बेल नहीं मिलती जल्दी से, ये मामला बहुत सीरियस होता है। क्यों? ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है ना अपने देश में, उनको ज्यादा ठगा गया है। देखो ऐसा होता है कि आपने अपराध तो किया, पर अपराध किया किसके साथ ये मैटर करता है, और किस तरह से वो अपराध किया गया ये मैटर करता है।
मैं आपको तीन ऑप्शन के तीन एग्जांपल देके समझाता हूं। एक चीटिंग क्या हुई, चीटिंग ये हुई कि पुलिस वालों को, और ये केस ना बहुत सारे होते हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा परमिशन दे तो डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको ये होता क्या है। गैम्बलिंग एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट, ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक्ट है, ठीक। इसमें 2 साल 3 साल 5 साल तक के सजाओं के प्रावधान है मैक्सिमम में। मेरा बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे लाइफ में मैंने अपने सामने देखे हैं। होता क्या है कि पुलिस जाकर एक जगह पे रेड मारती है, रेड मारने के बाद देखती है कुछ लोग बैठे सट्टा वट्टा खिला रहे हैं, कुछ भी जो पुलिस की स्टोरी है, सट्टा वगैरह खिला रहे हैं। वहां पर कुछ वेबसाइट वगैरह देखते हैं, वेबसाइट खुली हुई है। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कि तुम्हें बता रही होती है स्कोर क्या चल रहा है। लोग बैटिंग करने वालों को ऑनलाइन बड़े आज प्लेटफॉर्म मिल गए आजकल, वो देखती है वहां पर सीधा फटाफट बंदों को उठाकर वहां केस दर्ज कर देती है। क्या कि इसमें 420 हुई, 467 भी हो गया, मतलब फॉर्ज अकाउंट खोल दिया, फर्जी तरीके से अकाउंट खोल दिया, लोगों के साथ में चीटिंग की गई और गैम्बलिंग एक्ट के मतलब सेक्शंस लगा दिए उसके अंदर। अब लगाने वाले बंदों को सबको अरेस्ट कर लिया, जेल भी भेज दिया। यार ये केस ना बड़ा क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग का है, 3 साल तक की सजा है, आप तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, रीजन क्या है कि यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट जो 7 साल तक के सजा की बात करता है, नोटिस देना पड़ेगा 41A का, और सिर्फ गैम्बलिंग है। चीटिंग जो बोल रहे हैं, चीटिंग जैसी ना तो पुलिस के पास कोई कंप्लेंट थी। पुलिस बोलती है, स्टोरी क्या बनती है कि हमें हमारे मुखबिर खास ने, हमारे इन्फॉर्मर ने एक इंफॉर्मेशन दी, होटल के इस रूम नंबर के अंदर कुछ लोग गैम्बलिंग करवा रहे हैं, सट्टा खिला रहे हैं। कंप्लेंट भी यही थी, रेड मारी तो केस अपने आप ने बना के 420 467 वहां पे डाल दिया, बंदों को उठा के जेल भेज दिया। अब बंदे जेल काट रहे हैं, कई महीनों जेल में बैठे हुए हैं। जैसे ही वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था उसके अंदर, तो खुद जज साहब ने पूछा, उन्होंने बोला कि भाई ये केस कहां से फॉर्जरी हुआ, जिसके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो तो खुद बोल रहा है मेरा अकाउंट है, फॉर्ज तो है ही नहीं, और आप बोल रहे हो 420 हुई, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कैसे हुआ 420 केस? ये सिर्फ गैम्बलिंग, जब एक अलग से ऑलरेडी एक्ट है अपने देश के कानून में, तो आप उसी में तो एफआईआर लॉन्च करोगे। That's very true, yes. अभी परसों का केस बता रहा हूं मैं आपको, परसों एक आर्गुमेंट चल रहा था मेरा ही, तो मैंने सेम बात बोली वहां पर कि जनाब इन्होंने मेंशन किया हुआ इसके अंदर कि वेबसाइट थी और उस वेबसाइट से देखकर ये सट्टा खिला रहे थे। मैं कहा जी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप अपने स्कोर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। उस वेबसाइट से मेरा क्या कंसर्न है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, देन दे विल प्रूव व्हाट देयर केस इज। ऑलराइट, पहले तो प्रूव करेंगे अपने आप में, ऐसा बहुत बार बोला गया है, पर ये केस प्रूव बाद में करते हैं, अरेस्ट पहले कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको देखो एक बात बोलना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको क्या ताक पे रख देती है पुलिस। एक ना बड़ी डिटेल में आप समझिए, जब पुलिस कहीं रेड मारेगी ना और सर्च, देखो 3 चीजें होती हैं, मैं कानून में 3 बातें बताता हूं सभी को, जितने भी खास करके वकील साहब या नए लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, अभी कोई भी जो भी वकील बने हैं, या आपका भी कोई केस है, किसी भी इंसान को केस हो, उन्हें 3 बातें ना याद रखनी चाहिए किसी भी क्रिमिनल केस को जब वो अटेंड करते हैं ना, या उन पे होता है। 3 बातें क्या? अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। इन 3 बात को पकड़ लो। फिर बोल रहा हूं, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। अरेस्ट देखो कि अरेस्ट लॉफुली हुआ कि नहीं, पहले आप ये देखो। अगर वो इलीगल तरीके से अरेस्ट हुआ है तो वो अरेस्ट ही इलीगल है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उनमें से एक है। इसी में 47 एक सेक्शन अपने आप में बना हुआ है जो ये बोलता है कि आपने अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए तो ऐसे बंदे को रिलीज किया जाएगा। ये तो अरेस्ट हो गया। एक होता है सर्च। आप जब सर्च करने के लिए जाओगे तो सर्च करने का एक प्रोसीजर है। क्या है कि आपके पास इंडिपेंडेंट कोई विटनेस भी होना चाहिए और वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए। जो आप सर्च करने जा रहे हो, सर्च करोगे इस चीज को, आप तो कुछ भी प्लांट कर दोगे ना, सही बात। आप सुई की तलवार बना दोगे 2 मिनट के अंदर। किसी इंसान पे कुछ नहीं मिला, आप कुछ प्लांट कर दोगे। अब इस रूम में आप और हम लोग बैठे, कोई बंदा है, कोई वीडियोग्राफी उसकी है नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई है नहीं, पुलिस वाले विटनेस बना दिए, कुछ भी प्लांट कर दो भाई। किसी इंसान को उठाकर जेल में डालकर, अगर एनडीपीएस का मामला हो, सालों साल तक जेल में सड़ेगा आदमी, बाहर नहीं निकलने वाला। जब प्रोविजंस बड़े क्लियर हैं, 105 सेक्शन है क्लियरली बीएनएसएस का। 105 ये बोलता है कि वहां वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए। अब पता है वीडियोग्राफी कैसे बनाई जाती है? बंदे कमरे में प्लान सब कुछ कर दिया, अब आप बैठे होंगे सामने, अब मान ली एक्स को अरेस्ट करे, आप एक्स हो, आपको अरेस्ट करना है, अब पुलिस यहाँ वीडियो कर रही है कि दिखाओ आपके जेल में क्या मिला हमको, यहाँ पे आप साइन कर रहे हो, ठीक है जी। इस वीडियो की क्या एडमिसिबिलिटी है दोस्त? और मैं सबको बताता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके चीटिंग फॉर्जरी जैसे में, खास करके ऐसे केसेस में जिसमें कि सर्च एंड सीजर एक बड़े लेवल पे सामने देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको 105 बीएनएसएस की एप्लीकेशन जरूर मूव करनी चाहिए।
और बोलो कि जो आपने वीडियोग्राफी की थी, जो आपने ई साक्ष्य पे डाली है, उसकी कॉपी दो हमें, हमको वीडियो देखनी, वीडियो में है क्या। यह है सर्च। अब आता है सीजर। देखो सीजर हैज नो वैल्यू अंटिल इट इज नॉट कवर्ड विद द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जब तक इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं है वहां पर, तब तक उस सीजर की वैल्यू क्या है? क्या सीज किया आपने? मतलब जो पुलिस का मन आया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मन आया, वो उन्होंने सीज कर दिया और दिखा दिया वहां पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 मुद्दों को अगर कोई पकड़ ले ना, सही से पकड़ ले, अच्छे से इसकी स्टडी कर ले, मेरा मानना है आप किसी भी तरह के केस में बाहर निकल सकते हो, और बाहर निकल जाओगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा दोस्त। इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है तो हम लोग ये तो सीख रहे हैं। हम ये क्या सीखते हैं, सब लोग क्या बताया जाता है कि भाई आप शुगर मत खाओ, शुगर हो जाएगी, मोटे हो सकते हो, है ना, ज्यादा सॉल्ट मत खाओ, बीपीआई हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि अगर आपको देश का कानून नहीं पता, किसी भी दिन कहीं पर भी एक बस में आप जा रहे हो, किसी बंदे ने प्लांट कर दिया, पुलिस को पैसे देके खरीद लिया, वो बंदा प्लांट कर देगा आपके ऊपर, एनडीपीएस के मामले में जेल में डलवा देगा, और आपके आने वाले सालों साल जेल में कटेंगे, और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 से 20 साल तक की सजा है, बाहर नहीं निकलोगे जल्दी से। अरे पॉक्सो भी उसकी देन है, कितने सारे झूठे केस लगते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में होता क्या है? चीटिंग फॉर्जरी में जैसे केस सामने आते हैं ना, पुलिस के कान पहले खड़े हो जाते हैं। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है ना। अब पैसा इन्वॉल्व है। अब यहां से रिसेंट में केस है हमारे पास, उस केस में बेचारी का, लेडी का कोई रोल नहीं है, पैसा अकाउंटों में बहुत सारा आया, ठीक है, उसके अकाउंट में चौनी नहीं आई। ओके। पर वो सबको रोकती थी, बोलती थी कि भाई मत करो, ये सब चीजें गलत है, एक न दिन फंस जाओगे। क्योंकि उस घर में जितने भी लेडीज या जेंट्स थे ना, वो गलत तरीके से पैसे स्कैम में फंस चुके थे, पैसा आ रहा जा रहा, जो अकाउंट लोग खरीद लेते हैं। इसके मना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये पता चला कि इसके पास इतना पैसा है, फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थी। जब 2 लेडीज को उठाया, दोनों लेडीज से फोर्सफुली उसका नाम उगलवाया गया, सिर्फ नाम डिस्क्लोजर में है, कोई एविडेंस नहीं है, पर डिस्क्लोजर में है। अब वो क्या करे? वो एंटीसिपेटरी बेल लगाए, क्योंकि 467 लगा हुआ है। पुलिस बाउंड तो है नहीं आपको नोटिस देने के लिए। आप ना कभी एफआईआर को देखना, या फिर लोग कमेंट करें इस चीज के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं जिन सेक्शन से आपका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। पर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस अरनेश कुमार के जजमेंट से पुलिस बाहर निकल सके, 7 साल से ऊपर के केस का वो मामला हो, और पुलिस आपको उठा के जेल भेज सके, या फिर आपको डर में डाल सके। फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, बेल आपको मिलेगी नहीं, पुलिस आपको नोटिस देगी नहीं, आपको जेल पुलिस भेजी देगी, या फिर लास्ट में मांड वाली हो जाए। आजकल यूपीएससी टॉपर्स बहुत निकल रहे हैं, और जब टॉपर्स निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो पहले जनरल कैटेगरी के थे, बाद में ईडब्ल्यूएस बन गए, या फिर एससी कैटेगरी के बन गए। गद्दारी तो देश के साथ इन्होंने भी, चीटिंग में कंसीडर होगी। बिल्कुल, चीटिंग भी, फॉर्जरी भी होगी। पेपर तो लगाया होगा ना। अभी तो मैंने आपको बताया 467, 468 या 336, 338, अभी तो बताया मैंने आपको। फॉर्ज डॉक्यूमेंट कुछ तो तैयार किया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो फॉर्ज डॉक्यूमेंट 3 आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। पहला एग्जांपल, एक आदमी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, उसने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा दिया। कैसे बनवाया? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ठीक, फॉर्जरी हो गई है। अब यहाँ पर फॉर्जरी आपने की हो या किसी को कमांड देके कराई हो, आपने फॉर्जरी का पार्ट हो, आप उसके 120B में आ जाओगे। ठीक, एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ। कई सारे क्या होता है, कई बार जब मार्कशीट्स का पंगा आता है ना, तो मार्कशीट्स के पंगे में आप देखोगे जब पुलिस एफआईआर को लॉन्च करती है, तो पहले तो क्या था कि पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती थी तो 420, 67, 68, 71, 120 भी सब डालती सेक्शन। अब 67 नहीं डालती है। मैंने देखा है कई सारे मामलों में 467 नहीं होता है, जबकि डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी हो रही है ना यहाँ पर, अब नहीं डालती है। पर उसमें क्या होता है, 7 साल तक की सजा का मामला होता है, तो आजकल नोटिस पुलिस देती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाती है, और ऐसे में अरेस्टिंग नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। पर जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा ना कि डॉक्यूमेंट वो यूनिवर्सिटी बेच रही है, आप देखना किसी एक को उठाया तो वहां पर पुलिस 467 का हथियार का यूज करती है। ये पता है कुछ किस तरह से काम करता है? ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको डराने के लिए हथियार कब कौन सा निकालो, पुलिस के पास सब कुछ है। पुलिस को आपको छोड़ना है, अभी उठाया या सिर्फ रेड पड़ी है, पुलिस कह रही नहीं है छोड़ नहीं सकते, तो वहां बस पुलिस 467 हटा दे। वहां से पुलिस उठाएगी, बोलेगी हमने पूछताछ की, 41 का इनको नोटिस दिया, इन्होंने कोऑपरेट किया, अब इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम इनको यहाँ पे बाउंड करके छोड़ रहे हैं। आप पुलिस से बातचीत मत करो, सेटिंग वेटिंग मत बिठाओ, 467 लगाएंगे, 41 देने की जरूरत नहीं है जी, हमने जेल भेज रहे। इतनी सी से राम का मरा बन जाता है। कब चीजें कहां से कहां पलट जाएगी ये ना देखो, ये मैं ये मानता हूं, अगर कानून आपको पता है ना, इसीलिए बोलता हूं कि आपको बेशक एक किताब कम पढ़ें पर कानून की नॉलेज पूरी लें। एग्जैक्टली।
मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल मेरी सोच बोलती है, जीवन में कभी ना कभी एक ना एक बार एक इंसान का थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है। और जब पड़ता है तो पूरी बुरी हालत हो जाती है। कई बार तो इंसान की जिंदगी को अपसाइड डाउन टटल कर देता है, वो तख्ता ही पलट देता है। कई बार जिंदगी ऐसी होती है। तो बेहतर है, और ये आपके काम आती है हमेशा, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, बच्चों के साथ। कल आप बड़े हो गए, लोगों को आप बताओ तो कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझसे आके पूछ लो। एजुकेशन तो अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा एजुकेटेड आप होते जाओगे उतना ज्यादा आप देखना भ्रम से आपका नाता टूटना शुरू हो जाएगा। हम बोलते हैं भगवान को मानो नहीं जानो। जिस दिन आपके अंदर जानने की कैपेबिलिटी विकसित हो गई ना सर, उस दिन आप मानना छोड़ दोगे कि पुलिस मतलब डर, पुलिस मतलब मारना पीटना, पुलिस मतलब घर पे आ गई तो इंसल्ट, बेइज्जती। अभी आप इसको मानते हो। कानून की एजुकेशन ले लो, आप फिर जान जाओगे बेटा पुलिस वाला तो आ गया, पर मेरा कर क्या सकता है वो। सवाल पूछने का अधिकार है आपके पास। ऐसे ही पुलिस वाला आपको उठा ले, इतना भी पुलिस के पास पावर नहीं है। आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है यहां पर। देखो बात क्या होती है ना, आप जब बात करते हो, देखो ऐसा होता है कि हम बात किससे कर रहे हैं। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली है, समझदार के आगे बेवकूफी की बातें और बेवकूफ के आगे समझदारी की बातें करने वाला ही बेवकूफ है। अब कोई हवलदार आपके पास आया, आप उसको बोलते हो, वो बंदा बोलता बता तू ये शराब कहां से लेके आया। अब वो बातें बता रहा है कि ऐसे बनाई, ऐसे लाया, वहां से लाया। राइट अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब डेड। फंडामेंटल राइट है आपका। आपको अपने खिलाफ कुछ बातें बोलने के लिए कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता। मैं क्यों दूं सबूत अपने अगेंस्ट भाई। पर मैं आपको बताऊं, इतने से लेके इतने बड़े केसेस के अंदर, छोटे से लेके बहुत बड़े केसेस के अंदर पुलिस की एक ही स्टेटमेंट होती है, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। मेजॉरिटी में ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। आप एंटीसिपेटरी बेल ले लो, आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। अगर पुलिस को जेल भेजना है, एक ही बात बोलेंगे, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बस जज साहब होता नहीं क्या हो जाता है वहां पर, हमारा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 धरा का धरा रह जाता है। भेजो इसको जेल में। यार किसी इवन अ सिंगल डे इनकार्सिनेशन, क्या आप हार्डशिप नहीं है अपने आप में। ये किसी इंसान को एक दिन के लिए भी जेल में रखना, उसकी पूरी जिंदगी का सबक हो जाता है। वो इतना आसान नहीं होता कुछ भी, ना भेजना ना निकालना। एक बार जेल भेज दो, निकलवा के देखो, नानी याद आ जाती है। और तब बाद में याद आता है कि काश लीगल एजुकेशन ले ली, काश लीगल एजुकेशन ले ली होती। मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि देखो जो समाज हमें देता है, हमें समाज को वापस भी करना होता है। जो कुछ मैंने सीखा है, ये ऑडियंस ही है, ये व्यूअर्स ही हैं जो सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। हम भी उन चीजों को पढ़ते हैं जब उन चीजों को और कुछ नया निकलने को आता है। पर मैक्सिमम क्या होता है, इतने सारे केसेस जब हम अपीयर होते हैं ना, तो करते 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 सीख जाता है। रस्सी आवत जात कर सिर पर पड़त निशान, पढ़ा था ना बचपन में। तो वही जड़मती सुजान हो जाती है इंसान की। तो मेन बात वही है, आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है वीरेंद्र सर, हमने फेक आईएएस फेक आईपीएस वाली चीज तो कर ली, लेकिन मैं कई बार नोटिस करता हूँ लोग गाड़ियों पे पुलिस लिखवाते हैं, आगे कैप रहती है, एक फाइल रखी रहती है, दिल्ली पुलिस की फाइल दिखा देते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग पुलिस ऑफिशियल्स हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि व्हीकल्स पे इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये भी तो चीटिंग हुई ना। ये किस में देखो चीटिंग नहीं, वो अपने आप को ऐसा प्रूव कर रहा है कि मैं कुछ हूँ। समझो मेरी बात को। ये ना सबके अंदर सिंड्रोम नहीं होता, ये सब में सिंड्रोम नहीं है। ये जो अपने आप पे किसी हैसियत में है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत बढ़िया बात किसी ने बोली है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी औकात बतानी पड़ रही है ना, तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, अब जीरो हो, किसी औकात लायक नहीं हो आप। अब कोई इंसान, देखो होता क्या है कि मान लीजिए एडवोकेट की गाड़ी पर एडवोकेट का स्टिकर होता है। वो किस लिए होता है भाई? हम रोजाना कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाना है, गाड़ी पार्क करनी है, हम एडवोकेट्स के लिए पार्किंग बनी है, वो हम गाड़ी का पार्क करेंगे अपनी। ठीक। अब पुलिस वाले ने वहां पर पुलिस का कोई स्टिकर लगा रखा है। देखो पुलिस वाले ने स्टिकर लगा रहा पुलिस का, क्यों? फॉर व्हाट रीजन? क्या थाने में आपको पार्किंग के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? पर जेल में काम करते हैं ना, जेल की अलग पुलिस होती है, तो वो लगाते हैं स्टिकर, क्योंकि हम जेल में एंटर कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। हर चीज का एक मतलब है। एक डॉक्टर का अपना साइन लगा रखा है। यार कानून तो यही बोलता है ना कि अपने जाति सूचक या कोई पोजीशन सूचक, अपने देश में ना बहुत पहले वो सर लगाना नाम के आगे चीजें जब आइडेंटिटी दी जाती थी, वो हमारे देश में हटा दी गई है चीजें, है ना। तो ये कुछ स्पेशल जगहें हैं, जैसे आपने पीएचडी कर ली, नाम के आगे प्रीफिक्स जैसे डॉक्टर लगा लो, हम एडवोकेट लगाते हैं। तो ना उपाधि के साथ आपने क्या एजुकेशन ली, उसके साथ वो चीज चलती है। पर ऐसा नहीं होता। ये जो फाइलें रख देना खामा में, पुलिस का एक स्टिकर से मांग कर लगा लेना कि भाई दे दे पुलिस का स्टिकर लगा लूं, ये कौन है? ज्यादातर लोग इसका मिसयूज करते हैं। जब एक इंसान
देखो मैंने कई बार देखा है, मैंने ऐसी चीज देखी है अक्सर कि इंसान अपने रौब झाड़ रहा होता है कि मैं इस चीज में हूं, मैं इस चीज में हूं। इसका मतलब क्लियर है कि तुझे तो नॉलेज नहीं है। कि कोई अगर तेरे से बात करे, एक वकील है मान लो, ठीक है, मेरी गाड़ी पे आज भी आप स्टिकर देखोगे ना, वो 2022 किसके लगे हुए हैं, मैं लेता ही नहीं, जरूरत पड़ती ही नहीं। जाते हैं तो कोई रोकता भी नहीं, इसीलिए गाड़ी जब सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट भी जाती है, जहां भी गाड़ी जाती है कोई रुकती भी नहीं गाड़ी। हमारा कार्ड मेन तो कार्ड है ही ना हमारे पास अपना, तो जरूरत पड़ती नहीं उस चीज की। पर अगर कोई रोक ले, मान लो कि मेरी गाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है, किसी ने रोक लिया तो पूछेगा भी ना, अगर वो सही बंदा है तो पूछेगा, वकील साहब गाड़ी आपकी है? हाँ जी गाड़ी, आप प्लीज एक बार आईडी दिखा दोगे सर? देखो ऐसा होता है कि टिट फॉर टैट होता है ना, जैसे सामने सवाल पूछा वैसे जवाब भी देना पड़ता है। अगर मैं हूं तो मैं बिल्कुल देखो सर, देखा फर्ज क्या है, मेरी कौन सा मतलब वो जायदाद मांग रहा है, दिखा दिया, ओके वकील साहब थैंक यू, जाइए आप। ये तो होता है। एक कोई फालतू फंड का आदमी स्टिकर लगा घूमने से बोला भी दिखाओ, वो क्या बोलेगा, मेरे भाई गाड़ी है, वो नाम पड़ता है, नाम क्या है जी आपका, वो कहता है ब्रिज मोहन मेरा नाम है, पूरा नाम बताओ, ब्रिज मोहन यादव नाम है, नाम देता है वीरेंद्र वर्मा जी गाड़ी है, तो अब भाई कैसे हुआ? अगर हो सकता है कि उसने उस स्टिकर का मिसयूज कर लिया हो कि गाड़ी रुकेगी नहीं, चलो मैं कुछ कांड कर देता हूं, उसके बाद उसका भुगतेगा कौन? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में स्टिकर मिलता है ना, नाम की एंट्री होती है प्रॉपर गाड़ी के नंबर के साथ में, ऐसे स्टिकर नहीं मिल जाता। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टिकर तो ले सकते हो हर चीज के। देखो मैं वही समझाना चाहता हूं, चीटिंग और फॉर्जरी जो हम आज बात कर रहे हैं ना, ये किसी भी एंगल से बन जाती है, किसी भी एंगल से बन जाती है। लोग तो घूमते हैं बोलते हुए कि मैं ये चीज हूं, आप ये चीज हो, क्या उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो? एक आदमी बोलता है कि मैं मतलब पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर हूं, और बंदे को उसने पकड़ लिया कहीं पर, बंदे को थप्पड़ मार दिया उसको खिंचाकर उसको, अरे तू अपने ओहदे कम से रिस्पेक्ट तो कर ले। 3 स्टार लगा तो घूम रहा है, तुझे इतनी अकल नहीं है। कोई इंसान बात कर रहा है, तू इतना ज्यादा अपने घमंड में चूर है, थप्पड़ तो तूने मार दिया, मुझ जैसा आदमी वहां खड़ा हो वीडियो बना ली, अब सू मोटो कंप्लेंट लिख के भेज दूंगा मैं तो वीडियो के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, इस आदमी को यहां पे खड़ा होकर थप्पड़ मारा, 323 का मुकदमा दर्ज करो। बेशक वो आदमी कुछ ना बोले, मैं तो भेज दूंगा। ऐसे नहीं होता दोस्त। कहीं ना कहीं ये भी है ना कि हम लोगों को इतना डर लगता है पुलिस ऑफिशियल से, कहीं ना कहीं हमें लगता है पता नहीं क्या कर लेंगे लोग, या डर बैठाया गया है हमारे अंदर। एक पता है, मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका। एक एग्जांपल क्या होता है कि इंसान के दिल में ना, जब बचपन छोटा बच्चा होता है ना, उसके दिल में कई चीजों डराया जाता है। बार बाबा घूम रहा है, झोली में डाल के ले जाएगा, ऊपर मत जाना, चुड़ैल है, बेटा अकेले गाँव में बैठना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे वैसा हो जाएगा। वो डरना बच्चे के दिल में पूरी जिंदगी रहता है। एक हाथी का जो बच्चा, जब उसको बच्चे को लाते हैं ना, तो उसकी जंजीर से बांधते हैं। रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। जब एक हाथी का बच्चा आता है, उसको बांधने की जंजीर उसके पैरों में बांधते हैं और वह खड़ा हो जाता है। ये जंजीर वही रहती है, पर वो हाथी 20, 30, 50 साल का हो जाता है, वो जंजीर नहीं तोड़ पाता जिंदगी भर। उसको ये लगता है कि मेरे पैर में जंजीर है। अब होता क्या है कि हमारे, आज से हम ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ और सिर्फ 30, 35, 40 साल पीछे चले जाओ आप, आपको जो टॉर्चर, जो अत्याचार हुए हैं ना उसमें पुलिस स्टेशन में, उन चीजों का डर आज भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं है, जो लीगल फील्ड से नहीं आते हैं। अरे दूर, ये तो हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अभी 26 में मदुरई में उम्र कैद, वो फांसी सजा हुई है ना पुलिस वालों को। कौन से एरा में जी रहे हैं हम लोग? और रोज का है ये, रोज का। मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारी ऑडियंस, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, दिल खोले कमेंट डालो जरा एक बार कि क्या आपके साथ कभी पुलिस ने ज्यादती की है? सर दुनिया भर कमेंट आते हैं, दुनिया भर के रोजाना आते हैं वीडियोस पर, सर पुलिस ने उठाया, ऐसा किया। एक हमारे पास केस रिसेंट में था, बेचारा वो बिलासपुर साइड का बंदा था, उसका सच में पुलिस स्टेशन में ज्यादती हुई। अब जब उसने बताया, जब चीजें करी, बहुत सारी कंप्लेंट यहां डाल दी, कोई एक्शन नहीं हुआ। जब उसने बात की तो मैंने उसको बोला, मैं कोई बात नहीं भाई, तू उसमें परमवीर सिंह सैनी में उस पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगा लेना। 2 बातें होंगी, या तो फुटेज देंगे, सब मरेंगे उसके अंदर, सब फंसेंगे। अगर बोलेंगे सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो थाना सस्पेंड होगा। मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप सीसीटीवी फुटेज लगाओगे। भाई मेरा घर है, मैं नहीं लगाता, तेरा घर है तू लगा ले। पब्लिक प्लेस होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई इंसान जाके अपनी कंप्लेंट को देने जाता है, आज पुलिस वाला यहां, कल कहीं और होगा। पब्लिक प्लेस का मतलब, पर कोई इसका नाजायज मतलब ना समझ ले कि जाकर मैं तो पूरे की वीडियो बना के लाऊंगा क्या क्या चल रहा है, मैं जाके फुटबॉल खेलूंगा, मैं जाके अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गप्पे मारूंगा। ये सब नहीं चलता वहां पर एक जेन्युइन तरीके से आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, पुलिस वालों को
इसलिए रखा गया, पुलिस वालों की तैनाती इसलिए होती है कि वो समाज में कानून की व्यवस्था को बनाए रखे। लेकिन बस बाद में कभी कभी आ जाता है कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं तो कई बार सर रोज ही बनते हैं, तो रोज बनते हैं। ये इंसानी जो इंसानी फितरत है ना, जो इंसानी शरीर, इंसान की बुद्धि, कितनी बढ़िया किसी ने बात बोली ना कि इंसान का पाप करता है शरीर, मतलब पाप करती है उसकी आत्मा, सोच उसके अपराध करती है। हम नहाकर पाप धोने जाते शरीर का, बुद्धि ने किया ना पाप, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है। फेक पेन को लेके, फेक आधार को लेके, फेक आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है, आजकल बहुत सारा इशू भी चल रहा है बांग्लादेश से रिलेटेड, जो माइग्रेंट्स आते हैं, ये किस तरीके की चीटिंग में कंसीडर किया जाता है और ये कितने ज्यादा हैं आज? देखो मालूम है क्या होता है, बहुत सारे अपने देश में ऐसे कानून हैं जिसमें अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो भी गया ना, तो आपकी 2-3 महीने में चार्जशीट लगेगी ना, बेल हो जाएगी आप। ठीक है। ये वही है, पैन कार्ड फर्जी बन गया, आधार कार्ड फर्जी बन गया, अकाउंट फर्जी खुलवा लिया। एक केस को दूसरे लिंक करना होता है। लिंक कैसे करोगे आप कि वो जो अपराध हुआ, देखो सारे केस क्या होते हैं, स्टेट वर्सेस होते हैं। ठीक है। मतलब कानून ने बोला कि आप ये चीज नहीं करोगे, आपने वो चीज कर दी, तो स्टेट वर्सेस केस बन गया, अपराध बन गया। अब ये देखा जाएगा, मान लीजिए एक्स नाम के बंदे ने, किसी बंदे ने एक मेरा फर्जी पैन कार्ड बना लिया, फर्जी आधार कार्ड बना लिया। ठीक है। अब गया उसने फर्जी एक अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुला हुआ है, अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सिर्फ वो कि सर मुझे पैसे दे दो, इतना वरना आपका अकाउंट खाली कर दूंगा। अभी सिर्फ वो धमकी दे रहा है मुझे, नहीं हुआ ना। अब उसके ही अकाउंट में पैसा चला गया, 2005, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी चला गया अमाउंट। अब जैसे अकाउंट में पैसा चला गया, 2 केस हुए। पहला सिर्फ उसने बनाया था और पकड़ा गया, इसमें चार्जशीट लगते ही उसकी बेल हो जाएगी। वही अरेस्ट, सर्च एंड सीजर पर कोई ना कोई वकील साहब उसको निकाल लेंगे। पैसा उसी के अकाउंट में गया, उसने ठगी करी, सब कुछ किया, अभी केस फंस जाएगा। अब ये स्टेट वर्सेस तो था, अब ये मैं भी तो आ गया पार्टी इसके अंदर, तो अल्टीमेटली ठगी हुई है। और अगर इसको बेल मिल गई तो समाज में ये मैसेज जाता है कि आप कितने में ठगी मार लो, 3 महीने बेल हो जाएगी। इसीलिए अगर क्लियर कट दिखाई देगा पैसा आपके अकाउंट में आया है और आपके ही कर्मकांड हैं, ऐसे में आपको जल्दी से बेल नहीं मिलेगी। अब अगर यहीं पे आप सवाल मुझसे पूछते ना कि तो सर ऐसे केस में बेल कैसे होती है, मतलब बेल होनी नहीं चाहिए फिर तो, पर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। यस। हम ही वकील लोग जब एक चार्जशीट आती है ना, तो चार्जशीट में एक नहीं 50 कमियां निकाल देते हैं, बेशक कितनी मजबूत वो चार्जशीट आई हो। एक वक्त के बाद बेल भी ले लेते हैं, फिर केस जीत भी जाते हैं। कि कैसे हो रहा है सब कुछ वही सेम, क्या अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। ये कोर्ट में किसकी गवाही होगी और कब होगी तो बाद की बात है। पहले शुरू में तो पुलिस आपको उठा के जेल में डाली देगी। फेक विल और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, 467 की बात कर रहे हैं, 467 उसी में लिखी है बात ये। तो ये किस तरीके की चीटिंग में कंसीडर होता है और क्या क्या प्रोविजन इसके हैं? मैंने आपको 467 का मतलब बताया था अभी। अब देखो इसमें क्या आता है कि आप जैसे आपने बोला कि इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है ना, या प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स या विल की बात, ये 467 है। ठीक है। आप ये अपराध किसी इंसान के विरुद्ध कर रहे हो सकता है सरकार के विरुद्ध कर रहे हो। आपने फर्जी किसी का लेटर बना दिया, तो फर्जी वो लेटर वही 467 में आएगा, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रोविजन। ये फॉर्जरी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ कब जाता है, आपने इसमें इसी को आप समझिए फेक करेंसी से, फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी, इससे समझिए। इससे आप कैसे समझोगे, दोनों में डिफरेंस करना समझ जाओगे, डिफरेंस कैसे हो रहा है। एक आदमी ने फर्जी आधार कार्ड बनाया, एक आदमी ने फर्जी पैन कार्ड बनाया, एक आदमी फर्जी विल बना ली, एक आदमी ने फर्जी कोई भी किसी की आईडी बना ली, किसी के मान लो उसने दिखाया कि भाई आपके नाम की आईडी बनाई, जाके अकाउंट खुलवा लिया। ये सब एक साइड हो गए। अब काउंटरफिट करेंसी पे आ जाओ। 489 ऑफ आईपीसी, यहां पर ABCDE ये अपराधों के बारे में बताया गया है। अब बीएनएस में आ जाओ, क्योंकि नया कानून बीएनएस और पुराना कानून आईपीसी में 489 489 बोलेंगे ना इसको, 489 90 होता है, 90 आएगा 89 है ना, तो 489 का ABCDE। अब नए कानून में क्या आता है, 178 179 और 180। इसको समझो आप, मैं इसको समझाता हूं कि अब नया देश का कानून आ चुका है। होता क्या है कि किसी इंसान ने फेक काउंटरफिट करेंसीज, मतलब काउंटरफिट करेंसी फेक अपने आप में हो गई, उसने फर्जी कॉइन्स बना दिए, 10 के 20 के 50 कॉइन आते हैं ना, फर्जी कॉइन बनाना छापने शुरू कर दिए उसने, टकसाल घर में खोल दी, मतलब उसने फर्जी करेंसी छापनी शुरू कर दी, उसने फर्जी मोहर बना ली, उसने राजस्व की कहीं की भी। तो ये सब जो मामले हैं ना, ये सारे के सारे जगह 178 में उसने बनाई है।
अब यहाँ सजा की प्रोविजंस क्या है? पहली बात तो सेशंस बाय ट्रायल है, उसमें ट्रायल बाय सेशंस है, सेशन कोर्ट में चलेगा ये केस। अब यहाँ पे एक बात और आ गई, चीटिंग और फोर्जरी के जो केस है ना वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, सीजीएम चलाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मध्य प्रदेश में आप जाओगे ना तो ये केसेस भी सेशंस में चलते हैं। मैं गया वहां केस लड़ने के लिए, तो वहां पहला तो मेरे, जब बहुत साल पहले की बात है, जब पहले मैंने जाके देखा तो मैं कहा यार ये तो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और केस सेशंस कोर्ट है, यहाँ पे कैसे आया? जब मैंने वहां पढ़ा तो उसमें लिखा था उसके अंदर कि 467 जो ये मामले होते हैं ये सारे ट्रायल बाय सेशंस कोर्ट है। ठीक, अब बात यहां पर क्या आ रही थी, मैंने बात क्यों चेंज की थी, क्योंकि चीटिंग और फोर्जरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। ठीक है, और यहां पर ये भी तो फोर्जरी हो रही है ना, नोट छापना, सिक्के बनाना, फोर्जरी तो एक तरह की है, काउंटरफिट कर रहे हैं उस चीज को। ये ट्रायल बाय सेशंस है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा सर उम्र कैद की सजा तो सेशन ही तो चलाएगा, बोल सकता है ना यहाँ पर, भाई 467 में भी तो उम्र कैद है और 10 साल तक की सजा है, दोनों बदल किया गया दोनों के अंदर, कोई बात नहीं है। दूसरा सेक्शन समझ लो 409 आईपीसी का सेक्शन होता है एक, तो 316 का सब सेक्शन 5 बन गया अभी, वो भी सेम 10 साल से उम्र कैद, वो भी तो मजिस्ट्रेट चला रहा है, तो ये सेशन में कैसे केस आ गया? काउंटरफीट करेंसी का केस हमेशा सेशंस में चलता है। ठीक, जो पहला बताया मैंने आपको 178, जिसमें कोई कॉइन बना रहा है, फर्जी नोट छाप रहा है, फर्जी स्टैम्प बना ली, सब कुछ कर लिया, यहाँ पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब दूसरा आता है आदमी, एक ने तो बना दिया, एक उसको चला रहा है, फर्जी करेंसी चलाई है ना, अब फर्जी को करेंसी घुमा रहा है, वो सर्कुलेट करवा रहा है। ठीक है, यहां पर भी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रोविजन है सजा का, दोनों सेम। 178 का ABCD जो पार्ट बने हैं उसका ही पहले, उसका अब क्या हुआ है ना, अपने देश के नए कानून में एक अलग चैप्टर बन गया, चैप्टर 10 है शायद ये, तो एक चैप्टर अलग से बन गया, पहले ये सेक्शंस थे, अब यहां चैप्टर बन गया पूरा। 178 179 मैंने आपको बता दिया, यहां पर चेंज आता है सिर्फ 180 में। 180 चेंज कैसे है? आपको कोई फर्जी नोट पकड़ा गया, आपने रख लिए, आपको पता कैसे होगा फर्जी नोट है? कोई स्कैनर थोड़ी साथ में ले घूम रहे स्कैनर हम लोग, या हमें एक आम जनता को कैसे पता होगा फर्जी नोट है वो? फर्जी मूवी आपने देखी होगी ना, फर्जी मूवी है ना, बड़ी 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 बातें, लंबी लंबी रातें, है ना, महंगी महंगी कारें, ये सब बातें जो बोलते हैं वो, इसको कुछ ऐसा समझो कि बड़ी बड़ी बातें वो फिर जेल में करोगे आप, वकील साहब छुड़वाओ। बहुत लोग इंस्पायर, लंबी 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 रातें, वो जेल में बैठ के जब सोओगे पंखा देखोगे आप, कभी निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, 5 स्टार सारी मुलाकातें, और जेल में बैठे थे वो, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सब फ्री, जाओ जेल बैठो आराम से, क्या दिक्कत है? तो ऐसे में जो 180 आएगा, अब यहां पर एक बात आती है, फिर चाहे वो NDPS हो, सभी केस में आ गया अभी, सब केस में आपकी कॉन्शियस पोजीशन, क्या आपको पता था वो फर्जी चीजें हैं? क्या आपको पता था फर्जी नोट है? अगर आप कॉन्शियस पोजीशन में है कि हाँ वो फर्जी चीजें थी, तो यहां पर सजा 5-7 साल की आपकी सजा होगी, तो इसके अंदर बेल मतलब हो जाती है कि आपके पास से मिली है, आपने ना बनाई है ना चलाई है। तो ये जो फर्जी है ना, जो बंदे बोलते हैं कि नहीं फर्जी नोट बना लेंगे, फर्जी चला देंगे, फंस गए ना एक बार, जल्दी से बेल नहीं होगी आपकी। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर भी 3 चीजें, क्या? अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। आपके वकील साहब यहीं से निकाल के लेके जाएंगे आपको, तरीका यही है। 467 की जब आपने बात की तो साथ में 468 की भी कई बार बात होती है, क्या इन दोनों में कोई लिंक है और ये कब लगते हैं और कब नहीं लगते? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर डॉक्यूमेंट आ गया ना, डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो मतलब 467 है। जहां ऑनलाइन चीजें हो रही है ना, वो मतलब हो गया 468। फिजिकल डॉक्यूमेंट 338 ऑफ BNS, ऑनलाइन या किसी तरह का सॉफ्ट डॉक्यूमेंट वो हो गया 468, जो कि यहां पर बन गया 336 सबसेक्शन 3। ये कुछ ऐसे काम करता है। सजा का बहुत बड़ा अंतर है, जब आप 468 में जा रहे हो या 336 सबसेक्शन 3 में जा रहे हो तो 7 साल तक की सजा है, नोटिस देना पड़ेगा 41A का। अभी मैंने क्या बोला था, फर्जी मार्कशीट होती है ना, पुलिस वालों ने आजकल 467 लगाना बंद सा कर दिया है, तो नोटिस इसीलिए देते हैं। सर नोटिस अपने आप में बहुत वास्ट सिनेरियो है, बहुत बड़ा सिनेरियो है। नोटिस कुछ ऐसी चीज है, 2 धारी तलवार है ये, या तो आपको काटेगा या आप खुद ही कट जाओगे, मतलब या प्रॉब्लम काट देगा आपकी या आप खुद कट जाओगे। और ज्यादातर लोग इसमें गलती करते ही हैं। आपको मान लीजिए पुलिस नोटिस दिया आपको, अब आप किसी वकील साहब से मिले, वकील साहब ज्यादा केसेस नहीं लड़े हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं, उन्होंने अरे भाई बहुत बड़ा कांड हो गया, चक्कर में थोड़ी फोन बंद कर भाग फटाफट फरार हो जाए यहां से, पुलिस धर लेगी तेरे को। ये समझ लीजिए कि अब आपने अपने लिए चरस जिंदगी में खुद बोली, बचोगे नहीं। भागो तब जब आपने कांड किया,
भागो तब जब सच में आपका उस चीज में रोल है। तो एंटीसिपेटरी बेल लगाने जाओ। मैं सबको मना करता हूं कि बिना बात के एंटीसिपेटरी बेल मत लगाओ। जब मेरे पास लोग मिलते हैं ना, बात डिस्कस करते हैं, तो मैं पहले उससे बोलता हूं, सर ये हुआ, सर वो हुआ। मैं सवाल, एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो नहीं? सर लगा दी। आपने मूवी देखी है वो कि वो जो हवाई जहाज में होते हैं, वो कहता है वहां पे लाल बटन होगा, दबा दिया, नहीं दबाना था। वो जो चीज होती है ना, तो आपको हर चीज में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी है। एंटीसिपेटरी बेल एक रेमेडी है। रेमेडी कब लेनी है और कब नहीं लेनी है, ये आपको डिसाइड करना होगा। हर चीज में एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता नहीं दिया जाता। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही आपको नोटिस मिला 41A का या 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस मिला, तो आप पहले देखो केस क्या, मुकदमा क्या है। ऐसे किसी की बातों में मत आओ। आप इन्वेस्टिगेशन जाकर ज्वाइन करो। आप ज्वाइन करोगे तो जो 5 जो चेकलिस्ट डाली है ना वहां पर, कि इन कंडीशन पर पुलिस आपको अरेस्ट कर पाएगी, और आप फुलफिल कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, आप कैमरे सब लगे हुए हैं, आप तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हो, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है। वैसे तो फर्जी मूवी ने हमें बता दिया कि फेक करेंसी का रैकेट कैसे चलता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, कैसे चलता है रैकेट? दोस्त देखो, हर चीज के लिए ना रैकेट ही चले जरूरी तो नहीं है। एग्जैक्टली। मैं तो केस ऐसे भी फाइट किए हैं जिसके अंदर की वो बंदा खुद ही छाप रहा था। ओके। पर एक बात क्या आती है, क्योंकि मैं एक डिफेंस लॉयर हूं, और मैं ये बात जीवन में कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता मैं छाप रहा था। सही बात है। या मेरा क्लाइंट उसकी इंक भी सप्लाई कर रहा था, वरना तो प्रोसिक्यूटर होते हैं, है ना। वो काम प्रोसिक्यूशन का है, वो काम मेरा नहीं है। ठीक है। मेरा काम क्या है, देखो एक ना सही माने एक एग्जांपल देता हूं। जब एक चोर किसी बिल्डिंग में चोरी करने घुसता है ना, तो ये नहीं देखता कहां कहां पर ताले लगे हैं, वो देखता है ताला कहां नहीं लगा है। हम उसको पकड़ लेते हैं। आपने अरेस्ट, सर्च और सीजर में जहां कमियां की है ना, हम उसको पकड़ लेंगे। अब यहां पे क्या होता है, नॉलेज से नॉलेज बढ़ती है। पर होता क्या कि पुलिस वालों के पास तो पहले से पीछे मशीनरी होती है ना सपोर्ट करने के लिए, प्रॉपर बना हुआ फॉर्मेट होता है, तो गलतियां कम छोड़ते हैं। पर हम तो रोज यही कर रहे हैं ना, रोज की प्रैक्टिस है, कुछ नया नहीं होता इसके अंदर। हम ढूंढते हैं, पहले चार्जशीट आते कुछ मुद्दे हैं, फटाफट पहले उन्हें ढूंढते हैं हम। जितनी देर में जज पढ़ोगे ना, आप पढ़ने बैठोगे, सोचोगे, बनाओगे, उससे पहले खत्म कर देते हैं उसको। पता है क्या क्या ढूंढना है, कहां कहां ढूंढना है, फिर पढ़ते हैं उसके मेन कंटेंट को, पुलिस ने इसके अंदर राम कहानी बनाई क्या, वो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बना लो, कितनी भी पक्की चार्जशीट बना लो, कहीं ना कहीं से कमी वकील साहब निकाल ही देंगे। ओपन एंड शट केस बहुत कम होते हैं दोस्त। बेशक ओपन एंड शट केस हो, मरे हुए में भी जान और सांस डाल देता है एक वकील। कैसे? ये होप है, ऐसे नहीं, ये होप है। बार बार उन ग्राउंड्स को लेकर जाता है, बार बार वो जो होता है वुड पिकर जो होता है, चोच मारते इतना बड़ा छेद कर देता है उसके अंदर। तो सेम आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बार बार उसमें आपको अपनी नोटिफिकेशन जाके वहां दर्ज करानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। खैर लूपहोल्स पे तो हमने काफी सारा डिस्कशन पहले भी करा था, लेकिन इस बार हमने 489 के सबसेक्शन में भी अगर हम जाएं, A B C D E शायद 5 होते हैं, इनको भी आप डिटेल में बता सकते हैं क्या रहता है? वो बताया मैंने अभी आपको। ये वही है 178, 179, 80। ये पहले अलग था ना सेक्शन, उसके ABCD को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। किसी फोर्ज करेंसी, काउंटरफिट करेंसी के 3 ही पार्ट तो हुए, एक बना रहा है, एक सप्लाई कर रहा है, एक के पास है, ये 3 ही बात आएगी मेन। तो बाकी तो उसके पार्ट्स हैं, और डिटेल में करेंगे क्या उसके अंदर। तो मेन वही है, 10 साल से उम्र कैद तक की सजा, सेशंस इसका ट्रायल करेगा। और अगर आपके पास सिर्फ मिली है, फर्जी करेंसी मिली है, अरे मैं तो ये भी सुना कि बैंक से फर्जी करेंसी मिल गई। हो जाता है ना कभी कभी। तो आपको कैसे पता है उसके अंदर कि भाई वो फोर्ज है, कि काउंटरफिट करेंसी कैसे पता होगा? अब कोई नोट किसी के पास है, अब मैं कोई भी, अब मैं लॉकी को यहाँ पर 500 नोट दे दूंगा अभी कि 500 रख ले, यहाँ पर फर्जी नोट था वो, इसे क्या पता? चलाएगा जाके उस करेंसी को, कोई बंदा पकड़ ले फोर्ज करेंसी या काउंटरफिट करेंसी है, उसे बेचारे को क्या पता है उसके अंदर। तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्शियस पोजीशन का होना यहाँ पे देखा जाता है। तो अगर लेट्स सपोज अननोइंगली मेरे पास पुरानी करेंसी रखी थी, लाइक 2000 का नोट रखा था, या पुराना 500 का नोट रखा था, या फिर फेक करेंसी आ गई, चूरन ले लो उसका। तो अब करना क्या, खत्म हो गया ना वो। तो अब समझो एक क्या है, आपने जब देखा हो किसी भी नोट को, लिखा था कि मैं धारक को कितने रुपए करने का अदा करता हूं, लिखा होता है ना उसके ऊपर। तो भाई ऐसा होता है कि जैसे देश का कानून कैसे बोलता है, आज एक कानून आया, मान लो कि अभी 2026 में मई के एंड में या फिर मई के शुरू में एक कानून आ गया, और अपराध कब हुआ था? 2024 के मिड में। तो ये थोड़ी होगा कि आज हुआ है तो भाई आज के हिसाब से फांसी लटका दो इसे, ऐसे नहीं होता। जब का जो कानून तब चलेगा, आज का जो कानून आज चलेगा। आज देश की करेंसी में देखा जाए 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए ना सारे। अब कोई बंदा बोले सर मैं तो यहां पर 1000 का नोट ले घूम रहा हूं, प्लीज इसको छुट्टा कर दो। भाई चलता नहीं देश में, हमारे चलता था नोटबंदी तक, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं होता। बच्चे को दो, बच्चा खेलेगा भी नहीं उससे, जानता है बच्चा, ही नोट ही नहीं हमारे देश का। अच्छा, अभी एक हाल फिलहाल में मूवी आई थी धुरंधर, उसमें कुछ बताया गया थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सच बता रखा है? सच नहीं दोस्त, देखो मैं बताऊं, मैं एक वकील हूं। वकील बुद्धिजीवी जो है ना, ये हर चीज को तर्क संगत करता है पहले। ठीक है। ये हमारे लिए ना, बस हम देखते हैं और आगे चल देते हैं इन चीजों को, फालतू ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। अगर ये केस होगा मेरे पास तो मैं इसकी डिटेल तक घुसूंगा। भाई वकील के पास टाइम ही नहीं है, वकील पे टाइम नहीं फालतू पढ़ने का दिमाग लगाने के लिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, फर्स्ट धुरंधर आई थी वो तो मैं देख के आया था। हम तीनों भाई हम लोग गए थे, हम तीन भाई हम तीनों गए थे, पर दूसरी में देखने नहीं गया। एक्चुअली क्या होता है उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज करते ना, हम बड़े भाइयों साथ में बैठ के ना, मतलब हालांकि हम बड़े फ्रैंक हैं हम तीनों भाई, पर कुछ वर्ड ना हम अपने बड़े को, हालांकि मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है 2 साल बड़ा है, वो उनसे बड़े भैया में जहाँ थोड़ा डिफरेंस है, तो 2 साल बेशक बड़ा है, बट मैं सामने ना वो वर्ड कुछ सुन नहीं पाता, थोड़ी ना एक अनकंफर्टेबल फील होता है कि बड़ा भाई बैठा हुआ है मैं कैसे सुन लूं। हाँ, तो एक रिस्पेक्ट, एक वो भावना, इसलिए मैं देखने गया नहीं, फर्स्ट वाली देखने में गया था। पर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे सामने आप दोस्त कुछ भी बोलोगे ना, आप अगर ये बोलोगे नहीं सर ये माइक तो उस कंपनी का है, आप देखना मैं इस कंट्रोवर्सी में उलझूंगा ही नहीं, मेरी आदत है। वकील को कंट्रोवर्सी करने के पैसे मिलते हैं दोस्त, हम फ्री फंड में दिमाग यूज नहीं करते, खामा हम दिमाग यूज नहीं करते। या तो केस प्रो बोनो लड़ रहे हैं हम, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं यार हम तेरा केस लड़ेंगे। ठीक है। सेक्शन 107 आता है बीएनएस का, अंडर प्रॉपर्टी अटैचमेंट से रिलेटेड, क्या एग्जैक्टली इसमें होता है? देखो सवाल तो आपने बड़ा जबरदस्त पूछा और विद सेक्शन पूछा, इसलिए ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि होता क्या है कि लोगों को, देखो होता क्या है, कोई इंसान किसी के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है जी, एनडीपीएस में कूद जाओ, वो गांजा हेरोइन सप्लाई कर रहा है, अफीम सप्लाई कर रहा है, कुछ भी एमडीएमए दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक। कोई इंसान देह व्यापार में है, लड़कियों को बेचता है, खरीदता है, ठीक। एक आदमी है जिसने कि मर्डर करने का पैसा लेता है, ठीक है। एक जगह पर है वो चेन स्नैचिंग करवाता है, एक जगह है वो चोरी करवाता है, एक जगह है कि वो कॉल सेंटर लगाकर लोगों को पैसा ठग रहे हैं, एक जगह है वो मार्कशीटें छापते हैं यूनिवर्सिटी की। इस सारा का सारा है ऑर्गेनाइज क्राइम, जो अब नए देश के कानून में आ गया, 111, 112, ठीक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप भी अगर कोई काम करते हो तो किसके लिए करते हो? पैसे के लिए। आपने पैसा कमाया, घर बार सब खरीद, गाड़ी वाड़ी सब कुछ आ गई, और एकदम पकड़े गए और ये सब कुछ आपका सीज कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने इसके लिए तो कि सब कुछ किया था और सब कुछ कर लिया, ये साथ वही है। आप एनडीपीएस का सेक्शन 68 को देखना, 68 में आपको ओ देखोगे और एफ देखोगे, उसमें वही अटैचमेंट। इसको छोड़ दो, पीएमएलए में चले जाओ आप। पीएमएलए में आप अगर जाते हो तो देखो पहले आपको 2 बात समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? पहला तो ये कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, फिर समझना प्रेडिकेट ऑफेंसेस, फिर शेड्यूल्ड ऑफेंस। इन 3 बात को समझो आप, प्रेडिकेट ऑफेंसेस, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैं समझाता हूं इसको तीनों क्या होता है। पहला होता है कि जो भी कुछ आपने गलत काम करके, फर्जीवाड़े से, चीटिंग करके, किसी भी तरह से एनडीपीएस का कॉन्ट्राबैंड्स बेच के जो पैसा कमाया है ना, वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रॉपर्टी बनाई हो, पैसा कमाया हो, घर बार खरीदा हो, गाड़ियां खरीदी हो, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर दी हो, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रुकता नहीं है। मैं क्यों बोला रुकता नहीं है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से एक आदमी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, मतलब उसने एक सही पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई थी, इतनी फर्जी मार्कशीटें उसने बेची, बेच 4, 5, 6 साल पकड़ा गया, उसे 2 यूनिवर्सिटियां और बनाई थी। तो जो 2 यूनिवर्सिटी और बनाई है ना, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। गलत तरीके से पैसा कमाकर उसने और दूसरी जगह पैसा लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग इसी को तो बोलते हैं, पैसे की धुलाई करना, ठीक। तो ये जो हो रहा है ना, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। पर सीधा केस दर्ज ऐसे नहीं होता ईडी में, पहले उसकी कहीं कंप्लेंट हुई होगी, लोकल पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, सीबीआई ने, किसी ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की होगी, एक एफआईआर दर्ज हुई होगी, 420 में, 467 में, इन सब में एफआईआर दर्ज हुई होगी, या 409 के ऊपर लग गया होगा। एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद में उन्हें लगा कि भाई ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मामला है, पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, इस केस को ईडी को भेजना चाहिए। अब वो जाएगा ईडी पे, अब ईडी अपनी प्रोसीडिंग चलाएगी, और यहां पर दूसरा केस जो चल रहा है वो चल रहा है। अब अगर इस केस को आपको जीतना है, ईडी से निकलना है, बचना है इन चीजों से, तो पहले आपको जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है ना, ये सेक्शंस, इनको तोड़ो। अगर आप वहां केस जीत रहे हो तो ईडी का भी कोई वजूद जा टिकेगा नहीं। तो क्या होता है ना कि वही हमने शुरू किया था 107 सेक्शन से, फिर हम एनडीपीएस में गए, फिर हम पीएमएलए में चले गए। ये सब चीजों को अल्टीमेटली यही है कि आपने गलत तरीके से
कोई भी चीजों से आपने गलत पैसा कमाया, उस पैसे को सरकार छीन लेगी आपसे। यही होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कई बार 111 के साथ साथ 112 का भी यूज किया जाता है, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? 112 तो पेटी क्राइम्स है। 112 क्या है? चोरी चकारी करना, चेन वेन छीन लेना, टिकट बेच रहे हो, पैसा कमा लेना, छोटे छोटे अपराध, ये पेटी क्राइम्स ही लिखा हुआ है वहां पे, आप पढ़ोगे तो। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम 111 वो मेन है। 111 क्या है? फर्जी मार्कशीट वार्कशीट बेचना, जो ये एनडीपीएस जो माल वाल बेच रहे हैं सारा, ये इसको भी आप बोल सकते हो एक तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम में ये आ चुका है, पर उसके लिए अलग सेक्शन 68 ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी मारना पीटना, पैसे लेकर मर्डर कर देना, जो बड़े हैं, लूट करवाना, डकैती करवाना, जो बड़े अपराध है वो सारे 111 में आते हैं, और उनकी सजा भी डिफाइन है और यहाँ पर फाइन भी डिफाइन है। ठीक है। तो 111 और 112 बस यही, पर ये है कि ये रिपीटेड ऑफेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं पहली बार बंदे को उठाया तो उसको 111 में डाल दो, नहीं, उससे पहले 10 साल के अंदर कोई ऑफेंस भी होना चाहिए और उसको मुकदमा होना चाहिए। 112 में डालेंगे। 111। ओके। बड़े अपराध 111, छोटे अपराध 112। ठीक है, मतलब पेटी इश्यूज हैं तो पेटी इश्यूज है वो 112 में, बड़े इश्यूज 111। आजकल फेक सिग्नेचर से रिलेटेड, पहले भी खैर चलते आ रहे हैं तो स्कैम्स इस तरीके से, फेक सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी स्कैम चल रहा है, करवा दिए जाते हैं, धोखाधड़ी से साइन करवा लेते हैं, इसमें क्या सजा है, क्या प्रावधान? दोस्त देखो, ऐसा होता है कि जो फेक सिग्नेचर्स होते हैं ना, किसी इंसान ने किसी के सिग्नेचर मारे, पैसा अकाउंट से निकाल लिया, याद से नहीं चल रहा, ये तो कई 100 साल से हम देखते आ रहे हैं ना। फर्जी साइन करना कोई इतनी बड़ी चीज थी नहीं, लोगों की आर्ट थी ये। पहले अंगूठा करवा लेते, आपने फर्जी में देखा ना, फर्जी मूवी में उसको एक आर्टिस्ट बनाया गया है। देखो मैं ना इसीलिए इस टाइप की मूवीज देखकर ना थोड़ा ऑफेंड होता हूं कि आपने इतने बड़े क्रिमिनल को ग्लोरीफाई कर दिया। कैसे ग्लोरीफाई किया? ही इज आर्टिस्ट। यार इसका मतलब तो ये हुआ कि एक इंसान बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं कि मतलब साइबर एक्सपर्ट है, और देश की प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को आपने हैक कर दिया। कह रहे कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा एक हैकर है ये, उसको अवार्ड देंगे हम, अर्जुन अवार्ड। अच्छा, आप समझो जब ऐसी जो ग्लोरीफाई करते हैं ना, मुझे वो चीज देखकर बड़ी ऑफेंड करती है मेरे को कि नहीं ये गलत हो रहा है ये। अभी हाल फिलहाल में ना विजय माल्या का पॉडकास्ट भी आया था, आकाशवाणी ने ले लिया। उसके बाद यू वोंट बिलीव, इस देश की मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ने इतना ग्लोरिफिकेशन होने के बाद ये बोला कि इस बंदे ने गलत नहीं किया, ये बंदा कितना अच्छा भाई। देखो बहुत सारी चीजें ना ऐसा होता है कि आप जो देख रहे हो ना, देखो पहली बात तो ये कि लोगों की सोच बहुत आगे चल रही होती है, जो आप सोच भी नहीं सकते ना लोगों कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि इंसान को मतलब इतना ज्यादा गिरा दो, इतना ज्यादा उसको तड़पने पे मजबूर कर दो कि जिंदा रहने ही हुए ही वो अपने आप को विकसित होना समझे कि मैं जिंदा हूं ना, मैं विकसित हो रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, इतना दबा दो उस इंसान को। तो ऐसे में ना सोच आती है इंसान की, एक वो सोच ये बोलती है कि मैंने गलत क्या किया। एक आदमी बोलता है कि मैं तो बस मर्डर करता था लोगों के और पैसा कमाया करता था। क्यों? मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, कैंसर से पीड़ित थी, उसका इलाज कराना था। जस्टिफाई कर पाओगे आप? तूने एक को बचाने के लिए बाकी लोगों को मार दिया। आपने इतने लोगों का पैसा सब कुछ ले ला के आप रफू चक्कर हो गए। आज आप ग्लोरीफाई करते हो मेरा कुछ लॉस हो रहा था, मैं किसी एक आदमी को नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी को बोल रहा हूं। ठीक है। देखो आप जब मेजोरिटी देखते हो ना, हमारे देश में क्या है ना, मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूं। सबकी एक ऑडियंस है, सबकी एक ऑडियंस है, ठीक। अगर जब रोलेक्स का जो ऐड होते हैं, रोलेक्स के जब ऐड होते हैं तो रोलेक्स के ऐड इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी क्रिकेटर नहीं करता, क्योंकि उनकी ऑडियंस रोलेक्स वाली नहीं है। ये कौन करते हैं भाई? जो कार रेसिंग्स होती हैं, टेनिस खेलते हैं, वो सब कर रहे होते हैं इसके, है ना। तो ये ऑडियंस डिपेंड करती है। अगर यही मैं कोई बात बोल रहा हूं, जैसे मैं थोड़ा ईडी पर कम बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि वो ईडी वाले मेरी वीडियो कम देख रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है ना। उनके पास तो इन हाउस टीम सारी होती है उनके पास। तो मैं वो सब अपराध बात करता हूं जो मेरी ऑडियंस जो सच में इन बातों को जानना चाहती है, ठीक। ऐसा होता है कि आप रेगिस्तान में, राजस्थान में जाकर जैकेट्स बेच रहे हो, कोई खरीदेगा नहीं ना, खरीदेगा कोई? कश्मीर जाके आप वो बेचो, अपनी गंजी बेचो, बनियान बेचो, कौन खरीदेगा? ले जाना इसे। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप कौन सी बात कहां बोलने के लिए जा रहे हो, ठीक है। हर जगह एक बात नहीं बोली जाती। अब मान लो मुझे केस लड़ रहा हूं मर्डर का और बात कर रहा हूं कॉम्प्रोमाइज की, सर कंपाउंड कर दो सर इसको। कॉम्प्रोमाइज और कंपाउंड में जमीन आसमान का फर्क है। आप जब भी अपने सेक्शंस को पढ़ोगे ना, अपने देश के कानून पढ़ोगे, हर जगह लिखा है कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप मर्डर जैसे केस में उसकी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 307 में कॉम्प्रोमाइज करके बेल लेके केस क्वैश करा सकते हो, पर कंपाउंड नहीं कर सकते। दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, देश की सरकारें कहती हैं कि एआई युग में हम इंडिया 3rd पे आ गया, 2nd पे आ गया, लेकिन इससे प्रॉब्लम भी आई है।
कई बार एआई से रिलेटेड वॉइस में क्लोनिंग होने लगी है और कई बार आता है कि वॉइस रिलेटेड स्कैम भी चल रहे हैं। कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं और कितने केसेस देखे हाल फिलहाल में आपने ऐसे? दोस्तों देखो ना, हैश वैल्यू होता है, हैश वैल्यू होता है। हैश वैल्यू क्या है कि कहीं पे वीडियो बनाई ना तो उसकी हैश वैल्यू है, बोला तो उसकी भी हैश वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। अब क्या है ना कि जब जब देश जैसे जैसे तरक्की करेगा, जो जो नए इक्विपमेंट्स आएंगे, जब अपना देश कैश से कैशलेस की तरफ बढ़ा, ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हो गए, पैसा अकाउंट से उड़ना शुरू हो गया। आज ये शुरू हुआ तो लोग एक आइडेंटिटी बदलकर दूसरे को अपनी आइडेंटिटी दिखाकर फ्रॉड और ठगना शुरू कर देंगे। और ये होगा, ये भी हो रहा है, हो रहा है और होगा आगे जाकर। वॉइस, मेरी आवाज में ही किसी इंसान को बात कर लेना, ये बड़ा कॉमन हो जाएगा, आने वाले वक्त में बड़ा कॉमन हो जाएगा। इंसान की प्राइवेसी जैसा कुछ बचेगा नहीं। ये बड़ा ही हाईटेक वर्ल्ड है, बहुत तेजी से देश आगे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है ये देश। और है क्या हकीकत में कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो या सामाजिक अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो वैसे ही आप समाज से पीछे हो जाओगे। अब लोग बोलते हैं कोई भी अपनी चीज आप सोशल मीडिया पे ना डालें, इम्पॉसिबल, प्राइवेसी हैक होती है। इम्पॉसिबल है दोस्त। ऐसे तो मोदी जी तो हर जगह सोशल मीडिया पे, कैसे बचोगे? ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि दांतों के बीच में जीभ है ना, इसे काम पूरा करना है पर कटने से ही बचाना है। तो ये चलता रहेगा दोस्त, इससे कोई फायदा है नहीं। चीजें ऐसी बढ़ती रहेंगी और बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आगे। जो हाल फिलहाल में फेक आईपीएस वाला केस आया था, पुलिस ने किया क्या उस मैटर में? देखो ऐसा होता है दोस्त, जब किसी फेक आईपीएस पकड़ते हैं ना तो अल्टीमेटली चीटिंग फॉर्जी करके बंदा आता है, उसको पकड़ लिया, अंदर डाल दिया। अब ये देखते हैं कि उसने जो फेक आईपीएस बना घूम रहा था उसने किस किस के साथ गलत किया, ये देखा जाता है। अच्छा, किसी इंसान को उठा के जेल में डाल दिया, उसका मतलब क्या है? क्या वो क्या है, वो सजा देना होता है? नहीं, सजा तो नहीं होता। किसी इंसान को 7 साल की सजा होगी तो क्या 7 साल की सजा उठाते जेल में डाल देंगे? एक बार क्या हुआ कि मैं एक पुलिस स्टेशन गया जी, तो मैं क्लाइंट को उठा रखा था। 41D हमें राइट देता है जाके मिलने का, है ना, कि कोई वकील जाके क्लाइंट से मिल सकता है। मैं जाके उसके पास जाके बैठा था, पुलिस वाला हिल भी नहीं रहा था वहां से। तो मैं कहा जाएगा, थोड़ी बातचीत कर लो भाई मुझसे। कह रहा वकील साहब ऐसे ही कर लो। मैं कहा इसको बाहर भेज दे, बात कर लेता हूँ यार, सही बात, तेरे सामने ही मैं बात करूंगा। फिर तो बात ही क्या रह गई, फिर तो इसने अपने लीगल राइट्स को जाना क्या, अपनी बातों को डिस्कस क्या किया। वो तो वही हुआ कि तू अल्टीमेटली जान गया हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्क क्या रह गया? अल्टीमेटली वहां से गया, मैंने बात की उससे। कह रहा सर ये तो बोल रहा है 10 साल तक बाहर ही नहीं आऊंगा। सर कह रहा उम्र क्या हो जाएगी, मैं बाहर जिंदगी से बाहर ही नहीं आऊंगा। मैं तूने करा क्या है? कह रहा सर इंस्टीट्यूट चलता है सर, एक फेक मार्कशीट पकड़ी गई थी मेरे पास से। सर मैं सच में जिंदगी बाहर नहीं आऊंगा सर, मैं तो घर वाला सब बेच दूंगा सर, मुझे बाहर निकालो। ये उसकी स्टेटमेंट थी। और मैं कहा इडियट, पहले मेरी बात सुन। किसी इंसान को उठाकर, अब मैं आता हूं सवाल का आपका जवाब देने पर। ये तो था उस इंसान का सवाल क्योंकि उसने कानून को जाना नहीं। किसी इंसान को उठाकर जब जेल में डालते हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होगा आप अपराधी नहीं हो। देश का कानून ऐसे चलता है। अब उस फर्जी मार्कशीट से सामने वाले ने क्या जॉब ले ली इंडियन आर्मी में, यह केस आगे बढ़ गया। हमारी सिक्योरिटीज पर इसका फर्क पड़ सकता है जी। सर फर्जी मार्कशीट कॉल सेंटर जॉब करता था, ये इजी हो गया। सर फेक मार्कशीट लड़की ली थी सर, शादी करने के लिए थी कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए। अब तीनों अलग अलग हो गए ना। अब इसमें क्या होगा कि पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस बंदे को अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट करने के बाद में जेल भी डाल दिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। क्यों करनी होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट? कि कम से कम किसी भी तरह से टेम्परिंग, हैम्परिंग या फरार ना हो जाए, भाग ना जाए, इन्फ्लुएंस ना कर ले किसी को, पैसा लेके प्रलोभन खरीद ना ले गवाहों को, इसलिए जेल में डालते ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। ये तो मतलब है। इसका एक मतलब और होता है, मान लो किसी इंसान को पकड़ा और उसको बोला कि इसके अकाउंट में टोटल 13 लाख रुपए आए थे, इसने फ्रॉड किया था, चीटिंग की साथ में कॉल करके पैसा उड़ा लिया। उसको अगर जेल में नहीं डालेंगे और मान लो 13 लाख रुपए दे रहा है उसी टाइम कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, और वो निकल के भाग गया, पता चला बाद में अरे एक ही नहीं कम से कम 70-80 लोगों के पैसे ठगे इसने, वो तो भाग गया। उसको उठाकर जेल में डालना जरूरी होता है। जेल में डालेंगे 3 महीने में सब कंप्लेंट आ जाएंगी पुलिस के पास, सब क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम। अभी केस रिसेंट में लड़ा वही सेम। शुरू में क्या हुआ उसके अंदर कि बंदे को जब उठाया तो वो गैम्बलिंग करवा रहे थे, चीटिंग फॉर सब लगा दिया, चार्जशीट फाइल होगी, 4 महीने हो गए। 4 महीने में सिंगल कंप्लेनेंट पुलिस के पास नहीं था। जैसा आपको मैंने बोला, मैं जनाब सिंगल कंप्लेनेंट नहीं है। हु इज द एग्रीड पर्सन इन दिस केस? ओनली स्टेट हु इज नॉट एबल टू प्रूव देयर केस इटसेल्फ। 4-5 महीने बंदा जेल में है। दिस इज अ केस ऑफ ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। 7 years की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे प्रूफ कर सको कि ये केस इस पर स्टैब्लिश होता है कन्विक्शन कराने के लिए।
देखो बेल तो चलो हो गई, बेल हो जाती है ऐसे में, पर बात ये आती है ये जो जेल में डालना होता है ना वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन किसी तरह कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ठीक है। आजकल हाल फिलहाल में लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बहुत बैन हो गए। कई बार लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा फेक अकाउंट है, शायद इस वजह से हो रहा है। अगर हम फेक अकाउंट बनाते हैं, ये किस तरीके की चीटिंग में कंसीडर होता है? देखो आपने फेक अकाउंट बनाया ना, अल्टीमेटली आपने जब तक बना लिया आप कुछ कर नहीं रहे तो फेक क्या और ओरिजिनल क्या, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अगर मिसयूज बिल्कुल होता है। मैं बताता हूँ, चलो मैं आपको एक केस देखा था हम लोगों ने, हमने किया उस केस को। उसमें क्या था कि एक फेक प्रोफाइल थी, फेक प्रोफाइल बनाई और उस पर एक लड़की ने अपने बारे में बात की कि भाई मैं ऐसे करके लड़का दिख रही हूँ। लड़का उसको ठीक ठाक मिल गया, मिलने के बाद में शादी की बात होने लगी, वो धीरे धीरे करके उससे पैसा ठगना शुरू कर दिया। उसके लगभग उसने 30-40 लाख रुपए उससे ठग लिया। बाद में पता चला कि वो लड़की जो थी, लड़का था कोई जो कि उससे अपनी वॉइस चेंज करके बात करा करता था, व्हाट्सएप चैट बात किया करता था। अब यहां पे आइडेंटिटी को छुपाना हो गया। 420 अल्टीमेटली कर ली, 60D का अपराध भी कर लिया। वो केस दर्ज क्या हुआ, चीटिंग और नॉर्मल जब केस दर्ज हुआ था ना 420 में हुआ था वो, बाद में चार्जशीट लगी तो 467 468 सब तामझाम सब लगा दिया उसमें, सब कुछ कर दिया। पर बात ये होती है, यही जो इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाई, एक ने बना रखा है, एक लड़के ने बना रखी है, लड़की बनकर कोई अप्रोच करता है, बस चैट चूट कर रहा है, बस वो उसको ठगी नहीं मार रहा साथ में उसके। ठीक है, लास्ट में कोई इंसान ये बोल सकता है कि इसने मेरी मतलब इमोशंस को हर्ट किया, वो ठीक है, वो थोड़े पेटी ग्राउंड से चला जाएगा। पैसा उड़ा दिया उसने, वहां पे बातचीत करा, उसने बोल रहा है कि मेरे के साथ में बंदा रहता है, मुझे बहुत परेशान करता है, तंग किया हुआ, बाहर निकलती हूँ तो डांटता है, छेड़ता है। वो कहता है कौन है, फोटो भेज दी। वो बंदा पागल की तरह आया है कि उससे अंदर घुसा दिया, उसके पेट में कुछ पेचकस वगैरह उसने, ये क्या उससे अपराध कराया गया। तो हर एक ऑफेंस को होने की उसकी ग्रेविटी को देखा जाता है। ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो सीरियस, जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना सीरियस केस। यार पता है लोग क्या करते हैं, ठगी तो मार दी 10 करोड़ की, 10 दिन का सबर नहीं है जेल में। यही लोग बकरा बन जाते हैं सबका, यहां पैसा वहां पैसा, ये कर लो वो कर लो, यहां दे दूं वहां दे दूं। अबे तुझे इतना ही बांटना इतना करना तो करी क्यों ठगी तूने, करी क्यों थी बाद में जब सारे निकल रहे तो। ठीक है, हम नकली शराब की तो बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे आजकल मार्केट में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, किसी का नकली पनीर है, नकली दूध है, अल्ट्रेशन है और बहुत सारी दिक्कत आने लगी हैं। ये सारे केसेस में किस तरीके की चीटिंग है, क्या होगा? दोस्तों बड़ा छोटा केस है, देखो ये मैं इसको बहुत छोटा केस मानता हूँ। किसी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है? नहीं, ये छोटा केस क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, एक बात समझना। एक आदमी है, हलवाई की दुकान चलाता है वो, ठीक है, छोटी दुकान है उसकी। उसने जो पनीर खरीदा उसको खुद को नहीं पता पनीर कौन सा था, उसको खुद को नहीं पता, सही समझ कर खरीदा था उसने। ठीक है, जहां से शुगर लेने गया, चीनी लेने गया, उसको खुद को नहीं पता कि उस शुगर में मिलावट थी। अब आके रेड मारी और सब कुछ अल्ट्रेशन उसकी दुकान से मिल गया। क्या कसूर है उस आदमी का? इसलिए मैंने बोला छोटा केस है। अब आते हैं बड़े केस। बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, बड़े बड़े ठेके बने हुए हैं और फर्जी शराब बिक रही है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो माल ले रहे हो और जो माल बेच रहे हो उसकी टेस्टिंग या क्या क्रेडिबिलिटी है, चेक कौन करेगा? पड़ोसी, आप चेक करोगे। यहां पर रेड होती है तो बहुत बड़े स्केल पे कोई चीज हो रही है और अल्टीमेटली आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो, ये केस बड़ा बन जाएगा। एक्साइज एक्ट बोलते हैं इसको, एक्साइज एक्ट में ये मामला जाएगा। बाकी जो चीटिंग फिटिंग तामझाम जो बनेगा वो अलग बन जाएगा। बट इसमें एफएसएसएआई बाकी सारी चीजें, इनकी बहुत कुछ है दोस्त। देखो अल्टीमेटली ये होता है जहां पैसा है ना, मैं फिर बोलता हूं, जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व है वो पैसे की अपनी पावर तो दिखाता ही है। ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये दूंगा और वो दूंगा, ये चीजें मैनेज हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली यही देखना पड़ता है सामने में अल्टीमेटली कि वो जो ऑफेंस हुआ या वो जो अडल्ट्रेशन, चीटिंग, फॉर्जरी, काउंटरफीट करेंसी कुछ भी जो हुआ वो किस दर्जे से हुआ, किस लेवल पे हुआ, उस लेवल के अनुसार सामने वाले को बेल मिलती है या फिर बेल नहीं मिलती है, आपको जैसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में। क्या इंपैक्ट आता है अक्यूज्ड पर इसका? यार अटैचमेंट हो भी जाती है, बाद में खुल भी जाती है चीजें, कोई बड़ी चीज तो इसमें है नहीं। मैं देखो मैं आपसे वही बोलता हूं कि जब सवाल पूरा हो तो जवाब भी दे रहे, पूरे दिन मजा आता है ना। अटैचमेंट क्या है कि पुलिस ने आपको उठाया, आपका फोन अटैच कर लिया, फोन रख लिया अपने पास। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या है? ये आपको सर्च एंड सीजर में आ गया, जमा तलाशी में आपने रख ली वो चीज, आपकी गाड़ी पकड़ ली, सुपरदारी में छुड़ाओगे उस गाड़ी को। ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी चीजें अटैच क्या की। अटैच अलग है, सर्च अलग है, सीजर अलग है, सुपरदारी अलग है। अटैच क्या करना है? वो बोलता है कि इस आदमी ने टोटल कमाकर एक स्विफ्ट गाड़ी खरीदी इस पैसे से, एक साथ में जाके उसे अटैच कर लिया। इस अकाउंट के, इस बंदे के अकाउंट में 7 लाख रुपए आए थे फर्जी तरीके से, उस 7 लाख को अटैच कर लिया।
जो लीन लगाना बोलते हैं ना आजकल के, अकाउंट मत फ्रीज करना, लीन लगा लो 7 लाख रुपए, या अकाउंट में पड़ा 10 करोड़ रुपए, एक आदमी का से 10 रुपए आए थे, उसकी वजह से अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, तो लीन लगाओ आप उसके ऊपर। अटैचमेंट अल्टीमेटली होता है, बाद में अगर केस जीत गया अटैचमेंट हट भी जाता है, और केस आप हार रहे हो तो अटैचमेंट रह भी जाता है। कई बार ऐसा भी होता है केस तो आप हारे बट अटैचमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उस बंदे ने प्रूव कर दिया पैसा मेरा था ही नहीं कभी। ठीक है। मेरे फादर साहब की प्रॉपर्टी बिकी, मतलब कोई इंसान बोलता है 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, हम 3 भाई बहन थे, मेरे पास आए लगभग 7 करोड़ या 6 करोड़, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। वो आदमी एनडीपीएस का काम करता था, एनडीपीएस मतलब कॉन्ट्राबैंड सेल परचेस करता था, सेक्शन 29 में उसको उठा लिया, किसी का नाम डिस्क्लोजर में आया, ठीक, प्रॉपर्टी अटैच कर ली, पर उसने प्रूव कर दिया मेरे फादर ने दिया इतना पैसा मुझे, तो उस अटैचमेंट की वैल्यू क्या रह गई। पर अगर वो प्रूव नहीं कर पाया, रीजनेबल अगर वो जवाब नहीं दे पाया, तो उसकी वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ओके। और ईडी का जो अटैचमेंट होता है नॉर्मल पुलिस के अटैचमेंट से कितना डिफरेंस होता है? देखो अटैचमेंट इज अटैचमेंट, ठीक। ईडी की इन्वेस्टिगेशन, ईडी की प्रोसीडिंग्स, ईडी की पूरी कार्रवाई अपने देश के कानून से बहुत एडवांस लेवल पर है दोस्त, बहुत एडवांस लेवल पर है। आपके द्वारा दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती ना, बोलते हैं पुलिस दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ईडी में उल्टा चलता है, वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है, ईसीआर करती है ना उसके अंदर, एफआईआर नहीं ईसीआर करती है। तो ऐसे देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ईडी पर या तो पूरा एक पॉडकास्ट लाओ और ईडी पर ही बात करो, फिर ईडी पर ही बात करो। एक्चुअली क्या होता है कि एक बंदे ने मालूम मुझे सवाल पूछा, सवाल बोलता है कि सर 64 सेक्शन क्या बोलता है ना, अभी थोड़ी पहले हुआ था आपके मेरे साथ, आपने बोला, मैंने जवाब दिया सर उसमें तो ऐसा भी है, तो मैंने कहा सर एक्ट तो बताओ, किस एक्ट की बात कर रहे हो आप, पहले मुझे ये बताओगे ना। आपने बोला सर सेक्शन 25 और 27 क्या बोलता है, ऑफ व्हाट, नहीं अब आपने बोला, मैं दिमाग में अच्छा आर्म्स एक्ट की बात कर रहे हो आप, नहीं सर मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ पुलिस सामने दी गई स्टेटमेंट, अरे तो भाई एविडेंस एक्ट की बात करना, सही बात है, आप समझो मेरी बात को। तो आप जब बात करते हैं, अभी मैं जब ईडी पे बात करूंगा ना, ईडी एक सीरियस सब्जेक्ट है जो कि अलग चलता है, थोड़ा उलट है वो कानून से, है ना, थोड़ा अलग चलता है। अगर मैं उस पर बात कर रहा हूं तो मैं सीआरपीसी, आईपीसी इन सब की बात नहीं, जो ये एनडीपीएस है ना, एनडीपीएस में सेक्शन शायद 51 है, आप उसको देखोगे तो ये बात बोलता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेगी एनडीपीएस की, वो सारी गवर्न होगी किससे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट से, उससे ही गवर्न होगी। अब तो आगे नया कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, तो उससे गवर्न होगी, पर वो तो स्पेशल एक्ट है, वो तो स्पेशल एक्ट है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक स्पेशल एक्ट बेशक हो, बट अरेस्ट, सर्च एंड सीजर वो फिर भी उससे ही चलेगा जो पुराना देश का कानून है। तो इसीलिए आज हम चीटिंग फोर्जरी की बात कर रहे हैं ना, और ये मैं नहीं बोल रहा, आप अपने दिल से जानते हो कि आपने शायद अपने टोटल सवालों में से 20% सवाल नहीं पूछे मुझसे, आपके सवाल बहुत सारे लिंक हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल थे आपके। मैंने इसीलिए आपको सर बोला कि आप जब मुझसे बात करना शुरू करोगे ना सर, तो नॉलेज बोलती है, चीजें बोलती हैं कि आप किस चीज को पूछ रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के मैं उसको बताना शुरू कर देता हूँ, है ना। तो सवाल कभी भी 1-1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट में खत्म नहीं होते हैं, वक्त लगता है, चीजों को समझाने में वक्त लगता है। एग्जैक्टली, एंड वी विल आल्सो ट्राई कि हम ईडी पर एक प्रॉपर पॉडकास्ट करें, कोशिश करेंगे कि ईडी पर लाओ, एनडीपीएस पे लाओ, पॉक्सो पर लाओ, आप पीसी एक्ट पे लाओ, पीसी एक्ट बहुत काम का है। आपने चीटिंग फोर्जरी की पूरी बात कर ली, पीसी एक्ट की हमने बात नहीं की, वो अपना चीटिंग फोर्जरी तो है अल्टीमेटली, मेरी नजर में वो फ्रॉड कर रहे हो साथ में किसी के। एक पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी कि भाई 20 लाख दे तेरे को छोड़ दूंगा, डिमांड आ गई ना, सेक्शन 8 आ गया पीसी एक्ट का, डिमांड आ गई तो सप्लाई अपने आप होगी, पैसा दिया, अब पैसे के ऊपर जब आप एक्शन करने जाओगे तो सेक्शन 17 हिट करेगा पीसी एक्ट का, तभी कंप्लेंट दोगे आप, फिर सेक्शन 13, सेक्शन 11 ये सब पिक्चर बनाना शुरू हो जाएंगे। बात क्या होती है अल्टीमेटली, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे लेफ्ट मारते हैं ना, बस अभी क्या देश का कानून क्या बोलता है कि कोई भी केस दर्ज हुआ तो स्टेट प्रूफ करेगा कि ऐसा अपराध हुआ, यही होगा। एग्जैक्टली। अरे भाई नहीं होता एनडीपीएस में, नहीं होता ईडी में, नहीं होता पॉक्सो में, इसलिए मैंने आपको बोला सर। ठीक है, एनडीपीएस पे जब इतने टॉपिक आ ही गया है तो एनडीपीएस में भी 1-2 सेक्शन पे बात कर लेते हैं। 68F और 68O की भी बात होती है, क्या होता है इसमें? देखो 68F और O, 68F क्या बोलता है कि जब भी एनडीपीएस में किसी इंसान को पकड़ा गया, कॉन्ट्राबैंड मिल गया, तो जो ये आपने बोला अटैचमेंट की प्रोसीजर, ये शुरुआत F है। पहले नोटिस आएगा, चीजें आएंगी, अपने बारे में बताओ, आप बातें बताओगे, बाद में इसको रिलीज कराने के लिए चीजों के लिए सेक्शन O में आप चले जाओगे, अपील बोलता है सेक्शन O। तो ये मैंने वही इसलिए बता रहा हूं सर कि जब भी आप एनडीपीएस से डिटेल बात करोगे ना, तो मैं आपके सब सवालों के जवाब दूंगा, और एनडीपीएस वाली ही ऑडियंस उसको देख रही होगी। आज ये वो ऑडियंस देख रही है जो कानून को जानना चाहती है या चीटिंग फोर्जरी को समझना चाहती है,
उसको भी हम डिटेल में नहीं बता पाए। Exactly. और मेरे ख्याल से ये अब तो 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट हमारा हो भी गया हो होगा। चुका होगा। एग्जैक्टली। आई स्टिल हैव अराउंड लाइक मोर देन 100 क्वेश्चंस, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जब मेरा डिस्कशन चलता है तो वो ऐसा होगा कि किसी दिन हम 6 घंटे 8 घंटे भी बिल्कुल, डिस्कशन बिल्कुल, करने बिल्कुल। बैठेंगे, बट वी हैव द लिमिट। तो मे बी शायद ऐसा रख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं इसका, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे इस चीज के बारे में। इसका पार्ट बना हुआ, पार्ट 2 पार्ट 3। एग्जैक्टली। हम चीटिंग फॉर्जरी मुझे पता है कि 4-5 पार्ट आराम से बनेंगे आपके, बहुत क्योंकि सारे इसी में देखो अभी आपका ईओडब्ल्यू डिटेल में आएगा, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग जो है, इसी में आपका साइबर सेल जो आता है वो डिटेल में आएगा, आपका ईडी बहुत डिटेल में आएगा, ये जो अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है वो अटैचमेंट आएगा। इन सब से बड़ा 82 की प्रोसीडिंग भगोड़ा कब क्लियर कर देती है। कोई भी ऑफेंस होगा, लोग नोटिस लगा वो तो भाग गया ना, सही बात है। अब भाग रहा है, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं हो रही, पुलिस ने उसका अरेस्ट वारंट लिया, एनबीडब्ल्यू लिया, अब तो 82 की प्रोसीडिंग होगी भगोड़े की, फिर 83 होगी, वही सेम वो जो सीजर की बात आ रही है। तो सीजर या अटैचमेंट, अब क्या कुड़की करना, कुड़की वही तो है। आप जो बात करते हैं कि सर कैसे अटैचमेंट होगा, कुड़की क्या है? कुड़की होता है उस प्रॉपर्टी को सरकार ने ले लिया, अटैचमेंट उससे छोटा पार्ट है, तो आप उस पर बात करोगे। भाई ये कोई भी टॉपिक मैं नहीं मानता कि जब डिटेल में आप बात करना शुरू कर दो 1 या 1.5 घंटे से पहले वो खत्म होगा। एग्जैक्टली। और आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए कि 15-20 सेकंड के रील में हम नहीं निकाल पाते, नहीं बता पाते। हाँ। आप अपने कमेंट्स में पूछो, मैं तो बताऊं आप तो क्या बोलता हूँ। ये जो आज हमने अपने बात की है ना, हाँ जी, कमेंट जितने आते हो जो अच्छे लगे ना, ये मेरा हम्बली आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगली बार प्रिंट आउट निकाल के बैठना, हम उसको दिखा के बात करेंगे। ये सवाल आपने पूछा था, ये सवाल मैं वीरेंद्र से पूछ रहा हूँ। Although मैं क्वेश्चंस कवर करता हूं, मैं कमेंट्स में हाँ, देख के नहीं वैसे बोल रहा हूँ, अगर आप ऑडियंस को बताओगे भी तो शायद उनका और इंटरेस्ट बनेगा कि भाई मेरे सवालों को बताया जा रहा है। देखो इतना टाइम नहीं होता, आपको कोई मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा, टाइम ही नहीं आपके पास, नहीं हो पाता। एग्जैक्टली। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू कि आप अभी इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइएगा। अगले पॉडकास्ट में मैं ट्राई करूंगा कि वीरेंद्र सर को सामने बिठाकर, कोशिश करूंगा कि कम टाइम का ही पॉडकास्ट हो, लेकिन हमारा लंबा पॉडकास्ट चल ही जाता है। कोशिश करूंगा अगली बार कि आपके नाम के साथ आपके सवाल हों, और कोशिश करूंगा कि अपने सवाल कम हो, आपके सवाल ज्यादा हो। एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी से आज चीजें समझ में आई होंगी। पेन पेपर लेके आप जरूर बैठे होंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कशन था, बहुत हैवी डिस्कशन था, बट ये जरूरी है क्योंकि आपको अगर एक जागरूक नागरिक बनना है तो ये सब बेयर मिनिमम चीजें करनी चाहिए। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।